हाँ जी, नमस्कार प्यारे कृषि योद्धाओं। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई है वो कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं अपन फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर की वो बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अपने आगे जो एग्जाम होगा प्लांट पैथोलॉजी का, उसके एग्जाम के अंदर है वो कौन कौन से क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं बता दूं आपको, इस क्लास से है वो डियर्स 95% है, वो लगभग 90 टू 95%, कितना 90 टू 95% है क्वेश्चन पेपर हूबहू आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बड़ी मेहनत करके है वो ये वन शॉट क्लासेज की और उसके अलावा जो गैस पेपर है वह बड़ी मेहनत करके है वो गैस पेपर की क्वेश्चंस है वो तैयार किए जाते हैं। तो आप इस क्लास को है वो देखिए, एंजॉय कीजिए और अपने दोस्तों के पास में भी है वो शेयर कीजिए और उनके बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आगे आपका जो थर्ड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर के सभी वीडियो लेक्चर्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी चार्ज के बिना आपको सारे के सारे आपको है वो यहाँ पर अपने सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। आज की क्लास के अंदर अपने फर्स्ट सबसे पहले अपन बात करेंगे डेफिनेशंस की, फिर अपन महत्वपूर्ण डिफरेंट देखेंगे और फिर अपन बात करेंगे अपने बड़े वाले क्वेश्चंस की, जो लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस आते हैं उनकी। डेफिनेशंस की मैं बात करूं डियर्स, तो फर्स्ट अपनी डेफिनेशन है वो है प्लांट पैथोलॉजी की। किसकी है कि प्लांट पैथोलॉजी की डेफिनेशंस क्या है। प्लांट पैथोलॉजी की बात करें तो कृषि विज्ञान या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों में होने वाले रोगों, उन रोगों के रोगजनकों यानी कि पैथोजेंस, रोगजन को, उन रोगों के लक्षणों, रोगों का प्रसार और रोगों के नियंत्रण प्रबंधन का है वो क्या करते हैं अपन अध्ययन करते हैं। उस ब्रांच का क्या नाम है? प्लांट पैथोलॉजी है। क्या है कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादप के रोगों और रोगों के रोगजन को, पैथोजेंस, रोग उत्पन्न होने की प्रक्रिया, उनके लक्षण, प्रसार तथा नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? पादप रोग विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पादप रोग विज्ञान। पादप रोग विज्ञान की बात करें कि पादप रोग विज्ञान क्या है, पहले तो अपन को ध्यान रखना है ये कृषि विज्ञान या जीव विज्ञान की शाखा है। इसके में अपन किसका अध्ययन करते हैं? एक तो है वो पादपों के रोगों का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? पादपों के अंदर जितने भी रोग होते हैं, पादपों के रोग हो गए, चाहे जितने भी प्रकार के रोग होते हैं पादपों के अंदर, उनका अपन अध्ययन करेंगे। उसके अलावा इन रोगों के रोग जनकों का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? रोग जनकों का अध्ययन करेंगे कि रोग जनक क्या होते हैं। तो वे सभी कारक जिनके द्वारा पौधों के अंदर है वो रोग उत्पन्न होते हैं, रोगों को उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं, वो क्या होते हैं? रोग जनक होते हैं। उसके अलावा और अपन किसका अध्ययन करेंगे? तो रोग जनकों के साथ में अपन अध्ययन करेंगे कि रोग उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या है। क्या? रोग पैदा करने की प्रक्रिया या रोग उत्पन्न होने की प्रक्रिया, रोग उत्पन्न होने की अपन क्या करेंगे? होने की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। किसमें करते हैं? अपन पादप रोग विज्ञान में करते हैं। उसके अलावा रोगों के प्रसार का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? प्रसार का अध्ययन करते हैं। प्रसार का मतलब हो गया कि रोग फैलते कैसे। पर प्रसार का मतलब क्या होता है डियर्स की जो अपने पादपों के अंदर रोग होते हैं वो एक पादप से दूसरे पादपों में वो कैसे फैलते हैं, किनके द्वारा फैलते हैं, फैलने की प्रक्रिया क्या है, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रसार बोलते हैं। उसके अलावा अपन इसके अंदर अध्ययन करेंगे कि रोगों का है वो प्रबंधन कैसे करेंगे। अपन क्या करेंगे? प्रबंधन कैसे करेंगे। तो इन सभी चीजों का जो अपन अध्ययन करते हैं वो किसमें करते हैं? पादप रोग विज्ञान में करते हैं। पादप रोग विज्ञान कृषि विज्ञान या जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पादपों में होने वाले रोगों, उनके रोग जनकों, रोग उत्पन्न होने की प्रक्रिया, लक्षण, प्रसार और नियंत्रण का है वो अध्ययन करते हैं। इसका उद्देश्य होता है फसल की हानि को कम करना और स्वस्थ पौधों का उत्पन्न करना। अगर मैं बात करूं पादप रोग विज्ञान के उद्देश्य की बात करें, किसकी बात करें? पादप रोग विज्ञान के उद्देश्यों की बात करें तो फसल के अंदर जो हानि होती है रोगों की वजह से, फसल हानि को क्या करना? कम करना। क्या करना? फसल हानि होती है जो अपने क्रॉप हानि होती है फसल की, उनकी क्या करना? कम करना। उसके अलावा स्वस्थ पौधों को उत्पन्न करना। क्या करना? स्वस्थ पौधों को उत्पन्न करना। ये होते ही अपने पादप रोग विज्ञान। नेक्स्ट डेफिनेशन से अपनी पैथोजेनेसिस, अभी बात ही की थी कि रोग जनक की, तो ये अपने नेक्स्ट डेफिनेशन आ गई पैथोजेनेसिस। ये पैथोजेनेसिस है वो क्या है, बात करते हैं। चलो अपन पैथोजेनेसिस के बारे में देखते हैं। पैथोजेनेसिस क्या है? पादप रोग विज्ञान। रोगजनक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रोगजनक पौधे में प्रवेश कर रोग उत्पन्न करता है। ऐसा पैथोजेनेसिस, रोग जनन। रोग जनन की मैं बात करूं कि रोग जनन क्या है, तो रोग जनन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा रोगजनक होते हैं, जो पैथोजन होते हैं, पैथोजन पादपों के अंदर प्रवेश करके क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। पैथोजेनेसिस
पैथोजेनेसिस की मतलब बात करें तो पैथोजेनेसिस क्या है? पैथोजेनेसिस का मतलब होता है रोग फैलने की प्रक्रिया है। जो रोग फैलने की प्रक्रिया होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? पैथोजेनेसिस बोलते हैं। मतलब कि पैथोजन के पौधों के अंदर प्रवेश करने की प्रक्रिया, रोग जनक के पौधों में प्रवेश करने की प्रक्रिया क्या है डियर्स? पैथोजेनेसिस है। और इसमें संक्रमण, वृद्धि, विषाक्त पदार्थों का उत्पादन और तथा पौधे की प्रक्रिया तथा पौधे की प्रतिक्रिया होती है वो शामिल होती है। क्या होता है? जब कोई भी रोग जनक पौधे के अंदर प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के बाद में वो उसमें संक्रमण फैलाता है। क्या करता है? उनको इन्फेक्ट करता है, संक्रमण फैलाता है। संक्रमण से जब पौधा संक्रमित हो जाता है तब उनके अंदर वृद्धि करता है, उनको है वो टॉक्सिक पदार्थों का है वो उत्पादन करता है और उनके प्रति रोग पौधे की क्या प्रतिक्रिया होती है उनका अपन अध्ययन करते हैं। वो पैथोजेनेसिस होती है, जो प्रक्रिया होती है उनको पैथोजेनेसिस कहते हैं। रोग के विकास की संपूर्ण प्रक्रिया, रोग के विकास की संपूर्ण प्रक्रिया। कोई मान लो रोगजनक है, वो होस्ट प्लांट के ऊपर है वो आता है, फिर वहां पर है वो अपना इन्फेक्शन फैलाता है। इन्फेक्शन फैलाने के बाद में उसके अंदर प्रवेश करके है वो उसके अंदर फैलता है। फैलने के बाद में उसमें विषाक्त पदार्थ है वो उत्पन्न करता है और विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करके वो पौधे को प्रभावित करता है। फिर पौधा है वो उसके प्रति कुछ रिएक्ट करता है, कुछ प्रतिक्रिया करता है। उन सब की जो प्रोसेस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? पैथोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है अपना डिजीज या बीमारी। क्या है कि रोग क्या होते हैं, डिजीज क्या होते हैं? पौधे की सामान्य शारीरिक, जैव रासायनिक एवं संरचनात्मक क्रियाओं में होने वाली असामान्य परिवर्तन। पौधे की जो भी सामान्य क्रियाएं होती है क्या होती है? सामान्य शारीरिक क्रियाएं हो गई, या तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो गया, या जैव रासायनिक क्रियाएं होती है, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, यहाँ के पौधे के स्ट्रक्चर है उनके अंदर है वो क्या होता है? सामान्य क्रियाओं के अंदर असामान्य परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? असामान्य क्या हो जाता है? असामान्य परिवर्तन हो जाता है। उनको अपन क्या बोलते हैं? रोग बोलते हैं। और जो रोग होता है वो रोग जनकों अथवा प्रतिकूल पर्यावरणीय कारकों के द्वारा उत्पन्न होता है। क्या होता है? रोग जनक रोग होता है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? या तो है वो रोग जनकों, पैथोजेंस, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, जीवाणु हो गया, कवक हो गए, फंगस हो गए, इनके द्वारा होगा। या फिर पर्यावरणीय प्रतिकूल परिस्थितियां, जैसे तापमान का अधिक होना, या फिर मृदा के अंदर है वो पोषक तत्वों की कमी होना, या फिर मैं बात करूं तापमान का कम होना, या फिर अपन बात करें आर्द्रता का अधिक होना, इनके द्वारा उत्पन्न होता है। ऐसे पौधे की वृद्धि एवं उपज क्या होती है? प्रभावित होती है। जिससे पौधे की वृद्धि होती है वो प्रभावित होती है, उपज प्रभावित होती है, उसको अपन रोग बोलते हैं। रोग क्या होता है कि पौधे की सामान्य शारीरिक, जैव रासायनिक और संरचनात्मक क्रियाओं में होने वाला असामान्य परिवर्तन ही क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। रोग होता है वो दो कारकों से होगा, या तो रोग जन सॉरी रोग होगा, यहाँ तो रोग जनकों के द्वारा होगा, यहाँ पर्यावरणीय प्रतिकूल परिस्थितियों से होता है। जो पर्यावरणीय प्रतिकूल परिस्थितियों से होता है इसको अपन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, या दैहिक विकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैहिक विकार भी है वो अपन कह सकते हैं। रोग अलग होते हैं, दैहिक विकार अलग होते हैं। वैसे लगभग सेम ही होते हैं, लेकिन रोग होते हैं वो माइक्रोब्स के द्वारा होते हैं, रोग जनकों जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा होते हैं। जैविक पदार्थ जो जैविक रोग जनकों से होते हैं उनको रोग कहते हैं। और जो अजैविक एबायोटिक फैक्टर्स के द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं उनको अपन दैहिक विकार, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। अगला है अपना फाइटोप्लाज्मा। फाइटोप्लाज्मा एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। क्या है? फाइटोप्लाज्मा एक सूक्ष्म जीव है। फाइटोप्लाज्मा कोशिका भित्ति रहित सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक जीव होता है। फाइटोप्लाज्मा की बात करें तो फाइटोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल होती है वो क्या होती है? सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्या होती है? सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है। और ये क्या है? एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव है। कैसा जीव है? प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक मींस हो गया कि इसके जो अपना केंद्रक होता है उस केंद्रक कैसा होता है? नग्न होता है। केंद्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली होती है, इसका अभाव होता है। केंद्रक होता है अल्प विकसित प्रकार का इसके अंदर पाया जाता है। तो अपने जो फाइटोप्लाज्मा होता है वो क्या होता है? एक तो प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक मतलब हो गया कि इसका जो केंद्रक झिल्ली होगी वो इसके अंदर अनुपस्थित होगी, केंद्रक अल्प विकसित होगा। इसके अंदर कोशिका भित्ति होती है वो नहीं पाई जाती है। ये पौधों में फ्लोएम में रहते हैं। पौधे के कौन से भाग में रहते हैं? तो पौधे का फ्लोएम होता है। क्या होता है? जो फ्लोएम सेवन उत्तक होता है। पौधे के अंदर दो प्रकार के सेवन उत्तक होते हैं, एक जाइलम सेवन उत्तक और एक फ्लोएम सेवन उत्तक। फ्लोएम होता है जो पौधों में पोषक तत्वों का है वो संचलन करता है, तो फ्लोएम के अंदर है वो रहता है।
इनका संचरण मुख्यतः लीफ हॉपर कीटों के द्वारा होता है। फाइटोप्लाज्मा का जो संचरण करते हैं, फाइटोप्लाज्मा की मैं बात करूं तो फाइटोप्लाज्मा का संचरण किसके द्वारा होता है, या फिर फाइटोप्लाज्मा का वाहक कौन है, तो फाइटोप्लाज्मा का वाहक होता है वो कौन होता है, लीफ हॉपर होता है। कौन होता है, फाइटोप्लाज्मा का वाहक होता है लीफ हॉपर। मतलब वाहक का मतलब क्या हो गया, वाहक का मतलब हो गया एक पौधे से, मान लो ये अपना पौधा है, ये अपना पौधा है और ये है दूसरा पौधा। इस पौधे से मान लो इस ये पौधा है वो फाइटोप्लाज्मा से संक्रमित है, तो इस पौधे से इस पौधे के अंदर फाइटोप्लाज्मा जाएगा, या एक संक्रमित पौधे से स्वस्थ पौधे के अंदर फाइटोप्लाज्मा को ले जाने का कार्य कौन करेगा, लीफ हॉपर करेगा। इस लीफ हॉपर को अपन क्या बोलेंगे, वाहक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाहक बोलते हैं। वाहक क्या होते हैं, तो वे सूक्ष्म जीव या वे कारक जिसके द्वारा रोगजनक होते हैं वो संक्रमित पादपों से स्वस्थ पौधों के अंदर ले जाए जाते हैं, उनको वाहक बोलते हैं। और ले जाने की क्रिया होती है उसको अपन संचरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संचरण कहते हैं। तो फाइटोप्लाज्मा होता है ये, इसका जो रोग वाहक होता है वो लीफ हॉपर होता है, या इसका संचरण होता है वो लीफ हॉपर के द्वारा होता है। ये फाइलोडी रोग तथा विचेस ब्रूम जैसे रोग उत्पन्न करता है। जो तिल होता है अपना, कौन सी होती है, तिल होती है, सिसम इंडिकम होता है, तिल होता है। तिल के अंदर फाइलोडी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, फाइलोडी रोग होता है। तिल के अंदर जो फाइलोडी रोग होता है वो किसके द्वारा होता है, फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है। यहाँ फिर ये है वो विचेस ब्रूम वगैरह रोग है वो उत्पन्न करते हैं। ध्यान रखना, तिल का फाइलोडी रोग फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है, जिसमें जो पुष्पक्रम होता है वो सही विकसित नहीं होता है, उसके अंदर विकृति उत्पन्न हो जाती है। अगला है अपना स्पाइरोप्लाज्मा। क्या है, फाइटोप्लाज्मा के बाद में अगली अपनी डेफिनेशन पूछी गई है, वो किसके बारे में पूछी गई है, स्पाइरोप्लाज्मा के बारे में पूछी गई है। किसके बारे में डियर्स, स्पाइरोप्लाज्मा के बारे में वो पूछी गई है। अब अपन बात करेंगे कि स्पाइरोप्लाज्मा क्या होते हैं। तो इस स्पाइरोप्लाज्मा होते हैं, इसमें भी है वो, स्पाइरोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। स्पाइरोप्लाज्मा एक सर्पिल आकार के कोशिका भित्ति रहित जीवाणु सदृश सूक्ष्म जीव होते हैं। स्पाइरोप्लाज्मा की बात करें तो ये कैसे होते हैं, स्पाइरल प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, स्पाइरल प्रकार के होते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है स्पाइरोप्लाज्मा, मतलब इनकी आकृति होगी वो स्पाइरल होगी, यानी स्प्रिंग जैसे, जो वो क्या बोलते हैं उसको, सर्पिल होगी। इस प्रकार की है वो इसकी आकृति होती है, सर्पिल, इस पे स्पाइरल आकृति होती है। इनके कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है, नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति के अंदर इस स्पाइरोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति होती है, इसका अभाव पाया जाता है। जीवाणु सदृश सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी कि जीवाणु के समान दर्श दिखाई देने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। ये मोलिक्यूल्स समूह के सदस्य होते हैं और पौधों के फ्लोएम में निवास करते हैं। ये भी है वो कहाँ पर रहते हैं, फ्लोएम के अंदर रहते हैं। और इनका प्रसार कीट वाहकों के द्वारा होता है। इनका भी प्रसार होता है वो विभिन्न प्रकार के कीटों के द्वारा होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वायरस की। किसकी बात करते हैं, वायरस या विषाणु की है वो अपन बात करने वाले हैं। वायरस या विषाणु की मैं बात करूं तो वायरस होता है ये अकोशिकीय होता है। कैसा होता है, अकोशिकीय होता है, एसेलुलर होता है। कैसा होता है, अकोशिकीय होता है, यानी कि इसके अंदर कोशिका है वो नहीं पाई जाती है। ये अति सूक्ष्म संक्रामक कण होते हैं। वायरस क्या होता है, अकोशिकीय होता है। अकोशिकीय मीन्स मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर कोशिका है वो नहीं पाई जाती। मतलब कैसे, वायरस जब निर्जीव के टच में रहेगा तब तक वो निर्जीव जैसा व्यवहार करेगा, लेकिन जब वो सजीव के संपर्क में आता है, किसी सजीव कोशिका के संपर्क में आता है राइजो ये वायरस, तो वो सजीव कोशिका से पोषण प्राप्त करके उससे वो संक्रमित कर देता है। इसलिए ये अकोशिकीय प्रकृति का होता है। इसको अपन ये अपने सजीव और निर्जीव के बीच की है वो योजक कड़ी भी मानते हैं। अति सूक्ष्म संक्रामक कण होता है, इसमें केवल डीएनए अथवा आरएनए होंगे, दोनों है वायरस के अंदर साथ में कभी नहीं होंगे। या तो डीएनए होगा या फिर क्या होगा, आरएनए होगा, इसके अंदर दोनों साथ में नहीं होंगे। ये प्रोटीन आवरण होता है। क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन का आवरण होता है जिसको अपन कैप्सिड बोलते हैं। ये केवल जीवित कोशिकाओं में ही वृद्धि एवं गुणन करते हैं। कौन सी, जो जीवित कोशिकाएं होती है, लिविंग सेल होती है, उन लिविंग सेल के अंदर ये वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। और लिविंग सेल के अंदर ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वृद्धि करते हैं। पौधों में मोजेक, पत्ती मुड़ना आदि रोग है वो उत्पन्न करते हैं। पौधों की मैं बात करूं तो वायरस से वो मोजेक रोग उत्पन्न होता है। उसके अलावा पत्ती मुड़ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, पत्ती मुड़ना को कर्ल, लीफ कर्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीफ कर्ल है वो, इसके द्वारा रोग, वायरस के द्वारा रोग होते हैं। तो ये हो गया अपने वायरस। नेक्स्ट मैं बात करूं तो अगला है अपना वायरोइड। क्या है, वायरोइड। वायरस के बाद में नेक्स्ट अपनी डेफिनेशन है वायरोइड। वायरोइड भी होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे प्रकार के संक्रामक रोगजनक होते हैं। क्या होते हैं, संक्रामक रोग कारक होते हैं या रोगजनक। ये केवल नग्न वर्ताकार आरएनए से बने होते हैं। अगर मैं बात करूं वायरोइड, वायरोइड के अंदर क्या पाया जाता है, वायरोइड, वायरोइड के अंदर क्या होता है, नग्न नग्न वर्ताकार आरएनए होता है। क्या होता है,
वायरोइड के अंदर नग्न वर्ताकार आरएनए होता है। ये अपन को वो ध्यान रखना है कि नग्न वर्ताकार होता है। कैसा होता है? वर्ताकार आरएनए पाया जाता है किसके अंदर? इसके अंदर वायरोइड के अंदर होते हैं। इनमें है वो प्रोटीन आवरण नहीं पाया जाता है। वायरस के अंदर अपन ने देखा था कि वायरस के अंदर आरएनए या डीएनए दोनों में से एक पाया जाएगा। वायरस के अंदर है वो प्रोटीन का आवरण पाया जाता है जिसको अपन कैप्सिड बोलते हैं। लेकिन ये होता है, ये नग्न वर्ताकार आरएनए होता है। इसके अंदर है वो किसी भी प्रकार का प्रोटीन का आवरण है वो नहीं पाया जाता है। ये पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे पोटैटो स्पाइनल ट्यूबर डिजीज, एक आलू के अंदर होती है पोटैटो स्पाइनल ट्यूबर डिजीज। आलू के अंदर होने वाला जो पोटैटो स्पाइनल ट्यूबर डिजीज है वो किसके द्वारा होता है? वायरोइड के द्वारा होता है। वायरोइड की बात करें तो ये सूक्ष्म रोगजनक होते हैं जो क्या करते हैं? नग्न आरएनए होते हैं, यानी कि नग्न आरएनए के कण होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता है। और मैं बात करूं तो ये क्या होते हैं? ये वो प्रोटीन आवरण रहित होते हैं। अगला अपन बात करते हैं सिम्टम्स की, लक्षणों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सिम्टम्स की बात करते हैं, लक्षणों की बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं। तो लक्षण सिम्टम्स रोग ग्रस्त पौधे में दिखाई देने वाले बाह्य अथवा आंतरिक परिवर्तन होता है। कोई भी रोगग्रस्त पौधा है, क्या है? कोई भी रोगग्रस्त पौधा है, इस रोगग्रस्त पौधे के बाह्य या फिर आंतरिक कोई भी अपन को परिवर्तन दिखाई देता है, क्या है? बाह्य अथवा आंतरिक कोई भी परिवर्तन दिखाई देता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सिम्टम्स बोलते हैं। रोग के कारण किसी भी पौधे के बाह्य लक्षणों के अंदर परिवर्तन होता है या उसके आंतरिक भागों के अंदर परिवर्तन होता है उसको अपन सिम्टम्स के नाम से जानते हैं। जैसे मुरझाना, क्या करना? मुरझाना, पीला पड़ना, क्लोरोसिस, स्पॉट, धब्बे लगना, सडन रोट उत्पन्न होना आदि है वो क्या है? इनके सिम्टम्स है। लक्षण रोग की पहचान का प्रमुख आधार होते हैं। क्या होते हैं? लक्षण होते हैं वो किसी भी रोग की पहचान का प्रमुख आधार होता है। अपन भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स को अपने वो सिम्टम्स बताते हैं कि मुझे मान लो अपना सिर दर्द कर रहा है या पेट दर्द कर रहा है या फिर बुखार आ रहा है, वो कैसा आ रहा है, उन सब के बारे में अपन अध्ययन करके वो क्या करते हैं? उनको है वो सिम्टम्स बोलते हैं जिससे अपन को रोग को पहचानने में सहायता प्राप्त होती है। रोग के द्वारा, रोग के कारण पौधों के आंतरिक या बाह्य संरचना में परिवर्तन होता है उसको अपन सिम्टम्स बोलते हैं। नेक्स्ट है अपने पैरासाइट। क्या है? पैरासाइट की परजीवी क्या होते हैं, पैरासाइट क्या होते हैं, उनके बारे में वो अपन को बात करनी है। पैरासाइट की मैं बात करूं तो पैरासाइट परजीवी वह जीव होते हैं जो किसी जीवित परपोषी से भोजन प्राप्त कर अपना जीवन यापन करते हैं तथा उसे हानि पहुंचाते हैं। पैरासाइट की बात करें अगर अपन परजीवी की बात करें, परजीवी वे जीव होते हैं। परजीवी क्या होते हैं? कि वे जीव या वे जीव होते हैं जो भी किसी भी परपोषी होस्ट प्लांट के ऊपर, होस्ट मतलब परजीवी पोषी, परपोषी, उस पौधे के ऊपर, उस होस्ट प्लांट के ऊपर, किसी परपोषी के ऊपर रहकर अपन क्या करते हैं? जीवन यापन करते हैं। क्या करते हैं? जीवन यापन करते हैं और उसको है परपोषी को हानि पहुंचाते हैं। जो जीव किसी दूसरे जीव के ऊपर रह के पोषण प्राप्त करते हैं उनको अपन परजीवी कहते हैं। और ऐसे पौधे या ऐसे जीव जो परजीवियों को आश्रय देते हैं, परजीवी है उनके ऊपर रहते हैं, उनको अपन होस्ट प्लांट कहते हैं। सभी परजीवी रोग उत्पन्न करे ये आवश्यक नहीं होते हैं। सभी परजीवी होते हैं रोग उत्पन्न करने वाले नहीं होते हैं, लेकिन अधिकांश रोगजनक होता है वो किसके द्वारा होता है? परजीवियों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है अपना एंजाइम। एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के जैव उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटालाइसिस होते हैं। प्रोटीन की मैं इसकी एंजाइम की बात करूं तो एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं और ये बायोलॉजिकल कैटालाइसिस होते हैं। क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटालाइसिस होते हैं। यानी कि अपन बायोलॉजिकल कैटालाइसिस की बात करें तो ये जैव उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब होते हैं वे कारक जिसके द्वारा रासायनिक क्रिया होती है वो जल्दी होती है, उनको अपन क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक बोलते हैं। उत्प्रेरक बोलते हैं जिसके द्वारा जो रासायनिक क्रिया होती है वो प्रभावित होती है, उनको उत्प्रेरक बोलते हैं। जो रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं? एंजाइम होते हैं अपने शरीर के अंदर होने वाले केमिकल जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है उन बायोलॉजिकल रिएक्शंस की गति बढ़ाते हैं। रोगजनक एंजाइमों की सहायता से पौधों की कोशिका भित्ति को नष्ट कर संक्रमण करते हैं। रोगजनक होते हैं ये एंजाइम की सहायता से, विभिन्न प्रकार के रोगजनक ऐसे एंजाइम छोड़ते हैं उनके द्वारा अपने पौधों की कोशिका भित्ति होती है वो नष्ट हो जाती है और कोशिका भित्ति नष्ट होने पर रोग जो रोगजनक है वो उनको संक्रमित कर देते हैं। नेक्स्ट है अपना सूत्रकृमि निमेटोड।
नेक्स्ट अपनी डेफिनेशन है वो डियर्स क्या है, सूत्रकृमि है, निमेटोड है। अब अपन बात करते हैं कि सूत्रकृमि या निमेटोड क्या होते हैं। तो निमेटोड सूक्ष्म बेलनाकार धागेनुमा बहुकोशिकीय कृमि होते हैं। निमेटोड की बात करें तो निमेटोड क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। क्या होते हैं, निमेटोड सूक्ष्म बेलनाकार और धागेनुमा बहुकोशिकीय कृमि होते हैं। सूक्ष्म होंगे, बेलनाकार या धागेनुमा, पतले है वो धागेनुमा, धागों के जैसे है वो सूक्ष्म जीव होते हैं। ये है वो निमेटोड पौधों की जड़ों में परजीवी बनकर रूट नोट उत्पन्न करते हैं। जो निमेटोड होते हैं ये परजीवी इसके मृदा के अंदर रहते हैं और मृदा के अंदर पौधों की जड़ों के अंदर है वो रह के उनको जड़ गांठ रोग है वो उत्पन्न करते हैं, अन्य रोग उत्पन्न करते हैं, उपज में भारी कमी लाते हैं। निमेटोड होते हैं वो क्या होते हैं, सूक्ष्म बेलनाकार क्या होते हैं, धागे नुमा संरचनाएं होती है, सूक्ष्म रोड के आकार के सूक्ष्म छोटे कर्मी होते हैं। ये मृदा की जड़ों के अंदर रहते हैं और जड़ गांठ रोग है वो उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या होती है, माइकोलॉजी वो शाखा जीव विज्ञान या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन है वो माइसीलियम कवक का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, कवक का अध्ययन करते हैं। कवक का अध्ययन, जिस शाखा के अंदर अपन कवक का अध्ययन करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं। माइकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवकों की संरचना, कवकों का वर्गीकरण, कवकों का जीवन चक्र और कवकों का आर्थिक महत्व का अध्ययन किया जाता है। उसको अपन पादप रोग विज्ञान कहते हैं, उसको अपन माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या होती है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन कवकों की संरचना, कवकों का वर्गीकरण, कवकों का विभिन्न प्रकार की जो संरचनाएं होती है, कवकों का वर्गीकरण होता है, या फिर जो कवकों के प्रकार होते हैं उनका गुणन होता है, उन सब का अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उन सब का अध्ययन अपन जिस ब्रांच के अंदर करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद में अपन बात करें फादर ऑफ माइकोलॉजी। किसकी बात करें, फादर ऑफ माइकोलॉजी। इसके फादर की बात करें तो इसके फादर है वो कौन है, पी ए माइकेली है। कौन है डियर्स, पी ए माइकेली। ये हो गया अपने माइकोलॉजी, माइकेली। एक होता है अपना फाइकोलॉजी। क्या होता है, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी होता है सेवालों का अध्ययन। क्या होता है, स्टडी ऑफ एल्गी। सेवाल होते हैं, सेवालों का अध्ययन अपन फाइकोलॉजी के अंदर करते हैं। ये अपने आई गया लिस्ट अगला, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी की बात करें तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सेवालों का अध्ययन करते हैं। अपन किसका अध्ययन करते हैं, एल्गी का अध्ययन करते हैं, सेवालों का अध्ययन करते हैं। सेवालों की संरचना, सेवालों का वर्गीकरण, सेवालों का जीवन चक्र और सेवालों की उपयोगिता का है वो इसमें क्या करते हैं, अपन स्टडी करते हैं। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। एक है माइकोलॉजी, एक है फाइकोलॉजी। तो आपको पता है कि कवक होते हैं अपने, फंगस होते हैं। फंगस के अंदर क्या पाई जाती है, वो अपने पाई जाती है कवक जाल पाई जाती है। माइकोलॉजी अपन कवकों का अध्ययन करते हैं और फाइकोलॉजी में अपन सेवालों का अध्ययन है वो करते हैं। इस बात का अपन है वो आपको है वो ध्यान रखना है। अगला है अपना वायरोलॉजी। क्या है, वायरोलॉजी। वायरोलॉजी की मैं बात करूं तो वायरोलॉजी में अपन है वो किसका अध्ययन करते हैं, वायरस का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, वायरस का अध्ययन करते हैं, विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। वायरोलॉजी। वायरोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें विषाणुओं का अध्ययन, विषाणुओं की संरचना, विषाणुओं का गुण, उनका वर्गीकरण, उनके संक्रमण की प्रक्रिया और विषाणु जो वायरस होते हैं इनके नियंत्रण का अध्ययन करते हैं। वो अपन किसमें करते हैं, वायरोलॉजी के अंदर करते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। एक होता है माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी का अपन कंफ्यूज नहीं होता है। माइकोलॉजी में जो अपने कवकों के जो माइसीलियम होता है, क्या होता है, माइसीलियम। ये याद रखना है, कवक जाल बोलते हैं जिसको अपन, माइसीलियम। माइसीलियम किसमें होते हैं, कवकों में होते हैं, जिसको अपन कवक जाल बोलते हैं। तो कवकों का अध्ययन करते हैं अपन माइकोलॉजी में, सेवालों का अध्ययन करते हैं अपन फाइकोलॉजी में। किसमें करते हैं, फाइकोलॉजी, सेवालों का अध्ययन। और एक वायरोलॉजी, वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन करते हैं। फिर अपना नेक्स्ट आता है डोमेस्टिक क्वारंटाइन, घरेलू संगरोध। क्या आती है अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन, डोमेस्टिक क्वारंटाइन आती है। घरेलू संगरोध की बात करूं मैं कि घरेलू संगरोध क्या होती है। पहले तो बात करते हैं अपन क्वारंटाइन की। किसकी बात करते हैं, क्वारंटाइन की बात करते हैं, संगरोध की बात करते हैं कि संगरोध क्या होता है, क्वारंटाइन क्या होता है। तो संगरोध की मैं बात करूं तो अपन कोई विदेशों से या बाहर से कोई भी पादप प्रजाति को है वो क्या करते हैं, आयात करते हैं। पादप प्रजाति हो गई या फिर एनिमल कोई ब्रीड वगैरह हो गई, उनको अपन बाहर से आयात करते हैं। तो आयात करते हैं तो पहले उसको है वो कुछ समय के लिए अपन क्या करते हैं, अलग से है वो उनकी देखभाल करते हैं, उनके ऊपर है वो अलग से उनका अध्ययन करते हैं, ध्यान रखते हैं कि इस पादप प्रजाति के साथ में कोई किसी भी प्रकार का है वो कोई डिजीज, कोई इंसेक्ट या फिर कोई संक्रमण है वो इसके साथ में नहीं आ गया है। उनका अपन अध्ययन करते हैं अलग से, उसको अपन क्वारंटाइन बोलते हैं। और भारत के अंदर प्लांट क्वारंटाइन का काम करता है पीजीपीआर, प्लांट जेनेटिक्स रिसर्च, पीजीपीआर, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन, एनबीपीजीआर, एनबी
पीजीआर करता है, कौन करता है? एनबीपीजीआर, एनबीपीजीआर नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च होता है, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो है, ये है वो क्वारंटाइन का काम करता है। क्वारंटाइन का मतलब होता है कि कोई भी रोगग्रस्त पौधा या बाहर से अपन कोई भी स्वस्थ पौधा लाते हैं तो उनको कुछ समय के लिए अपन है वो अलग रखते हैं अपनी दूसरी पादप प्रजातियों से, ताकि उसके अंदर कोई भी रोग वगैरह है उसकी लक्षण है वो अपन को दिख जाए। किसी देश के भीतर रोगग्रस्त पौधों या पौध सामग्री को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आवागमन पर लगाया गया कानूनी प्रतिबंध है और इसका उद्देश्य होता है रोगों के प्रसार को रोकना। नेक्स्ट है अपना विरुलेंस या उग्रता। क्या है? विरुलेंस या उग्रता। उग्रता की बात करें तो किसी रोगजनक की रोग उत्पन्न करने की तीव्र क्षमता को दर्शाती है। विरुलेंस की बात करूं मैं, उग्रता की बात करूं तो कोई भी रोगजनक है, उस रोगजनक की रोग उत्पन्न करने की जो तीव्र क्षमता होती है, रोग उत्पन्न करने की कैपेसिटी होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन विरुलेंस के नाम से जानते हैं। अधिक रोग उग्र रोगजनक पौधों को अधिक गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। जो रोग है वो अधिक उग्र होते हैं, वो अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट अपना आ गया माइसीलियम। माइसीलियम ये देखो आ गया, मैंने कहा था माइसीलियम कवक के धागेनुमा तंतुओं को जाल होता है। क्या होता है? कवक होते हैं, कवक के अंदर है विभिन्न प्रकार के ऐसे धागेनुमा तंतु पाए जाते हैं। उन कवकों के धागेनुमा तंतुओं के जाल को अपन क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं या कवक जाल कहते हैं। ये कवक का मुख्य मुख्य होता है वो वेजिटेटिव पार्ट होता है। जो माइसीलियम होते हैं, कवक जाल होते हैं, ये कवक का मुख्य वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, वानस्पतिक भाग होते हैं। कवक और जो भोजन है वो अवशोषित करता है। कवक जाल होते हैं ये क्या करते हैं? भोजन है वो अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट आ गया अपना फंगस। फंगस होते हैं ये हरित लवक रहित यूकैरियोटिक और विषम पोषी जीव होते हैं। कैसे होते हैं? फंगस के अंदर क्लोरोफिल का अभाव रहता है, हरित लवक नहीं पाया जाता है। ये यूकैरियोटिक जीव होते हैं। कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक जीव होते हैं, विषम पोषी होते हैं। ये बीजाणुओं द्वारा है वो प्रजनन करते हैं। प्रजनन किसके द्वारा करते हैं? मैं अगर कवकों में प्रजनन की बात करूं तो कवकों में प्रजनन होता है वो स्पोर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? स्पोर के द्वारा होते हैं। दो प्रकार के स्पोर होते हैं, एक होते हैं सेक्सुअल स्पोर, लैंगिक स्पोर, और एक होते हैं अलैंगिक स्पोर। ठीक है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। इन्हें अनेक पादपों में वो ये रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। ये हो गया अपने कवक। क्या होते हैं? तो कवक होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, यानी इसकी केंद्रक होती है, केंद्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली है वो पाई जाती है। ये अपन को ध्यान रखना है। विषम पोषित जीव होते हैं, ये बीजाणुओं के द्वारा है वो प्रजनन उत्पन्न करते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट अपना है बेसिलाई। क्या है? बेसिलाई। बेसिलाई की बात करूं तो बेसिलाई एक प्रकार रोड टाइप के क्या होते हैं? रोड शेप्ड जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं? रोड शेप्ड जीवाणु होते हैं। बेसिलाई दंडाकार जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं? छड़ाकार, जिसको अपन बोलते हैं छड़ाकार जीवाणु होते हैं। ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव है। जीवाणु क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। इनके विभाजन द्वारा ये वृद्धि करते हैं। इनमें वृद्धि किसके द्वारा होती है? तो विभाजन के द्वारा है वो इसमें वृद्धि होती है। कुछ बेसिलाई लाभदायक और कुछ रोगजनक होते हैं। कुछ बेसिलाई होते हैं वो लाभदायक होते हैं और कुछ बेसिलाई होते हैं ये रोगजनक होते हैं, मतलब पौधों के अंदर रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें डियर स्टूडेंट्स, अगली डेफिनेशन है स्टूडेंट्स अपनी जू स्पोर। क्या है स्टूडेंट्स? जू स्पोर क्या होते हैं? तो जू स्पोर की मैं बात करूं तो ये कवक के बीजाणु होते हैं डियर्स। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जू स्पोर होते हैं वो कवक के बीजाणु होते हैं। कवक के बीजाणुओं की मैं बात करूं तो ये चलायमान होते हैं, मोटाइल होते हैं, अलैंगिक बीजाणु होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर होते हैं डियर्स। ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि जू स्पोर होते हैं ये चलायमान, यानी ये गतिशील होते हैं। जो स्पोर होते हैं वो कैसे होते हैं? जो स्पोर गतिशील होते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं तो जो स्पोर होते हैं असेक्सुअल होते हैं, यानी कि इनको अलैंगिक बीजाणु होते हैं। कैसे होते हैं? गतिमान अलैंगिक बीजाणु होते हैं, अलैंगिक बीजाणु। जो स्पोर होते हैं ये गतिशील होते हैं, अलैंगिक बीजाणु होते हैं। एक या दो कशप इकाई होती है इनके अंदर। क्या होती है? एक या दो कशप इकाई होती है। कशप इकाई होती है ये धागेनुमा संरचना होती है। तो जो गति के अंदर है वो सहायक होती है। ये मुख्यतः निम्न कवकों में पाया जाता है। जो स्पोर होते हैं ये निम्न प्रकार के कवकों के अंदर पाया जाता है। अगला है अपना एपिडेमियोलॉजी। क्या है स्टूडेंट्स? अगली अपनी डेफिनेशन है वो है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो एपिडेमियोलॉजी को अपन बोलते हैं महामारी। क्या बोलते हैं? महामारी विज्ञान। जो महामारी होती है, महामारी का अध्ययन अपन करते हैं, महामारी विज्ञान एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें पौधों के रोगों के प्रसार, इनके अंदर रोगों का प्रसार, प्रसार का मतलब होता है रोगों का फैलना, रोगों का विकास, रोगों के कारणों और रोगों के पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन करते हैं। एपिडेमियोलॉजी में अपन क्या किसकी स्टडी करते हैं? तो एपिडेमियोलॉजी में ध्यान रखना डियर्स,
एपिडेमियोलॉजी में अपन स्टडी करते हैं वो पौधों के रोगों के प्रसार की करते हैं कि पौधों के अंदर रोगों के फैल लेते कैसे, रोगों का फैलाव कैसा होता है, उनकी स्टडी करते हैं। रोगों के विकास के कारण स्टडी करते हैं, रोगों के कारणों की है वो अपन डियर्स स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है वो अपना है, इसका उद्देश्य होता है वो रोग प्रबंधन का प्रभावी रणनीति बनाना होता है। जो एपिडेमियोलॉजी है डियर्स, इसका एम्स की बात करें, इसके उद्देश्य की बात करें तो है रोगों का नियंत्रण करना। नेक्स्ट है अपना पैथोजन। क्या है पैथोजन? रोगजनक की बात करूं कि रोगजनक क्या होते हैं तो डियर्स ध्यान रखना, रोगजनक वह जीव या कारक होते हैं जो पौधों में रोग उत्पन्न करता है। पौधों के अंदर रोग उत्पन्न करने वाले कारक रोगजनक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पादपों में रोग उत्पन्न करने वाले कारक, पादपों में रोग उत्पन्न करने वाले कारक, पादपों में रोग उत्पन्न करने वाले कारक, पादपों में रोग उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? उनको अपन पैथोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर्स? पादपों के अंदर रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को है वो अपन पैथोजन बोलते हैं। पैथोजन विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे जीवाणु है तो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, वो होते हो सकते हैं, जैसे जीवाणु हो गया, कवक हो गया, वायरस हो गया, ये सब क्या होते हैं? पैथोजन होते हैं। और ये क्या काम करते हैं? तो पैथोजन होते हैं वो पौधों के अंदर क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करने का कार्य करता है। क्या करता है? पौधों के अंदर रोग उत्पन्न करने का कार्य करता है। नेक्स्ट अपनी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, वो है अपने एल्गी के बारे में कि एल्गी क्या होते हैं। एल्गी की मैं बात करूं कि शैवाल की बात करें तो एल्गी होते हैं वो अपने एल्गी होते हैं ये सरल प्रकार के स्वपोषी होते हैं, हरित लवक युक्त होते हैं। क्या होते हैं? एल्गी सरल प्रकार के होते हैं, हरित लवक युक्त स्वपोषी होते हैं। एल्गी सरल स्वपोषी हरित लवक युक्त जीव होते हैं। एल्गी होते हैं वो कैसे होते हैं? सरल स्वपोषी हरित लवक युक्त जीव होते हैं। और अपन बात करें कि एल्गी में क्या होते हैं तो ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, जल एवं नम स्थानों पर पाए जाते हैं। एल्गी होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं, जल तथा नम स्थान जहां पर नमी होती है, नमी में वो ये पाए जाते हैं। ये स्वयं का प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की बात करें कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है तो पौधे होते हैं और क्लोरोफिल होता है, वो प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन बनाता है, उसको अपन प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला है अपना कैप्सूल कि डियर्स, अगली डेफिनेशन है स्टूडेंट्स वो अपनी क्या है? कैप्सूल। कुछ जीवाणुओं की कोशिका भित्ति के बाहर स्थित श्लेष्मीय आवरण होता है। कुछ जीवाणु होते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ जीवाणुओं के कोशिका भित्ति होती है जो सेल वॉल होती है, उस कोशिका भित्ति के बाहर, कोशिका भित्ति, उस कोशिका भित्ति के बाहर एक क्या पाया जाता है? श्लेष्मीय आवरण पाया जाता है। कैसा आवरण पाया जाता है? कोशिका भित्ति के बाहर एक श्लेष्मीय आवरण पाया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन कैप्सूल बोलते हैं। और ये कैप्सूल है वो जीवाणुओं को सुरक्षा प्रदान करता है, रोग जनकता बढ़ाता है, जीवाणुओं की रोग जनकता को बढ़ाता है, सुरक्षा प्रदान करता है, उसको समूह है वो बनाने में सहायता करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है होस्ट प्लांट। पहले अपन ने बात की पैरासाइट की। पैरासाइट क्या होते हैं? वे जीव जो परपोषी के ऊपर रह के वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं अपन परपोषी। तो परपोषी वो पौधा होता है जिस पर रोगजनक निवास करता है, जिस पर पैरासाइट निवास करता है, परजीवी निवास करता है। क्या निवास करते हैं? पैरासाइट निवास करते हैं, परजीवी निवास करते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? ऐसे पौधे जिनके ऊपर पैरासाइट पाए जाते हैं, पैरासाइट निवास करते हैं, उनको अपन होस्ट प्लांट कहते हैं। भोजन प्राप्त करके रोग उत्पन्न करता है, उसकी संवेदनशीलता रोग की तीव्रता को प्रभावित करती है। पौधा है वो कितना संवेदनशील है, उसकी जो संवेदनशीलता है वो रोग की, इसकी जो रोग की तीव्रता को है वो प्रभावित करती है। अगर मान लो पौधा है वो अधिक संवेदनशील है तो रोग की तीव्रता होगी वो कम होगी, और पौधा अगर अगर मान लो अधिक है वो पौधा संवेदनशील है तो रोग होगा वो जल्दी फैलेगा। और पौधा मान लो अगर अधिक है वो प्रतिरोधी है, रोग प्रतिरोधी है, तो उसके अंदर रोग होगा वो कम फैलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिजीज साइकिल की। किसकी बात करते हैं? डिजीज साइकिल क्या होता है, रोग चक्र क्या होता है, उसकी अपन है वो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। रोग चक्र के अंदर क्या होता है कि रोग जनक के जीवित रहने, रोग जनक के संक्रमण, प्रसार, वृद्धि, प्रजनन और पुनः संक्रमण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रोग चक्र बोलते हैं। रोग चक्र क्या होता है कि रोग चक्र का है वो, रोग चक्र में रोग जनक का जीवित रहने, रोग जनक का संक्रमण करने, संक्रमण के बाद में पौधे के अंदर प्रसार होता है, प्रसार के बाद में उसकी वृद्धि होती है, वृद्धि के बाद में वो प्रजनन करता है, प्रजनन करके पुनः किसी नए पौधे को संक्रमित करता है। ये सब चक्कर है वो चलता रहता है, उसको अपन रोग चक्र कहते हैं। क्या होगा? सबसे पहले पौधा क्या करेगा? संक्रमण करेगा, किसी पादप को है वो
पौधे को है संक्रमण करेगा। संक्रमण करने के बाद में वो क्या करेगा, उसके अंदर है वो अपना प्रसार करेगा। क्या करेगा, प्रसार करेगा, यानी कि उस पौधे के अंदर है वो फैलेगा। प्रसार के बाद में वो क्या करेगा, उस रोग पौधे के अंदर वृद्धि करेगा, अपनी क्या करेगा, वृद्धि करेगा। वृद्धि करने के बाद में वो उसमें क्या होगा, प्रजनन क्रिया करेगा। क्या करेगा, वृद्धि करेगा। वृद्धि के बाद में मल्टीप्लिकेशन करेगा, प्रजनन क्रिया करेगा। प्रजनन के बाद में वो क्या करेगा, पुनः है वो नए संक्रमण पौधों को है वो क्या कर देगा, संक्रमण कर देगा। ये जो चक्कर होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, डिजीज साइकिल बोलते हैं। डिजीज साइकिल क्या होता है, तो रोग जनक का जीवित रहने, उसके पौधे को है वो संक्रमित करने, पौधे के अंदर प्रसार करने यानी पौधे में फैलने, उसकी वृद्धि करने, उसके प्रजनन करने, प्रजनन करके वो पुनः किसी नए पौधे को संक्रमित करता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, रोग चक्र के नाम से जानते हैं। तो समझ गए रोग चक्र में क्या होता है कि रोग जनकों द्वारा पौधों को है वो संक्रमित करना, पौधों को संक्रमित करके उनको प्रसार करना, उसका है प्रसार होना, प्रसार के बाद में है वो रोग प्रजनन करना, प्रजनन करके वो पुनः रोगों पौधों को संक्रमित करना। अगला है फाइलोडी रोग। फाइलोडी रोग होता है वो तिल के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, सिसेमम इंडिकम होता है अपना, उसके अंदर होता है, सिसेम के अंदर होता है। और ये फाइलोडी क्या करता है, तो किसके द्वारा होता है, ये फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है। ये मैंने आपको है वो पहले भी बता दिया। फाइलोडी एक रोग होता है जिसमें पुष्पीय भाग होता है पत्ती जैसी संरचनाओं में परिवर्तित हो जाता है। फाइलोडी के अंदर क्या होता है, पुष्प होता है, जो पौधे का पुष्पीय भाग होता है वो किस में बदल जाता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाता है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बदल जाता है, पत्ती नुमा संरचना के अंदर परिवर्तित हो जाता है। यह सामान्यतः फाइटोप्लाज्मा द्वारा उत्पन्न होता है। फाइलोडी रोग होता है वो किसके द्वारा होता है, फाइलोडी रोग होता है वो फाइटोप्लाज्मा के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है अपना इन्फेक्शन या संक्रमण। संक्रमण वह प्रक्रिया है जिसमें रोग जनक पौधे के उत्तकों में प्रवेश कर स्थापित होता है तथा अपनी वृद्धि प्रारंभ करता है। क्या है, संक्रमण की बात करें तो संक्रमण क्या होता है, संक्रमण का मतलब होता है रोग जनक पौधे के अंदर पहुंच गए। पौधे के अंदर पहुंचने के बाद में वो अपनी क्या करता है, प्रवेश करता है और फिर अपनी वृद्धि प्रारंभ करता है, उसको संक्रमण कहते हैं। संक्रमण होते हैं रोग के विकास का प्रथम चरण है। संक्रमण क्या है, रोग के विकास का प्रथम चरण है। नेक्स्ट अपना डिफरेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट डिफरेंट है वो अपना साइन एंड सिम्टम्स का। क्या है कि साइन और सिम्टम्स के बीच में क्या डिफरेंट है, तो जब रोग जनक की वास्तविक भौतिक उपस्थिति या उसका कोई अंग, कोई यहाँ फिर कोई रोग जनक की स्ट्रक्चर होती है वो पौधे पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। कि रोग जनक का कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी भौतिक संरचना पौधे के ऊपर अपन को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। जैसे मैं बात करूं तो अपना पाउडरी मिल्ड्यू होता है, उसके ऊपर अपन को कवक की वृद्धि है वो दिखाई देती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। सिम्टम्स का मतलब होता है रोग जनक के आक्रमण के कारण पौधे की शारीरिक क्रियाओं या कोशिकाओं में होने वाले बदलाव का बाहरी प्रकटीकरण, उसको अपन क्या बोलते हैं, सिम्टम्स बोलते हैं। सिम्टम्स का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, सिम्टम्स का मतलब होता है कि कोई भी पौधे के अंदर रोग होता है तो रोग जनक उस पौधे को संक्रमित करता है। रोग जनक के संक्रमित करने के बाद में पौधे के आंतरिक कोशिकाओं या बाहरी भाग के अंदर क्या होते हैं, कोई है वो परिवर्तन होता है, उस पौधे के अंदर होने वाले परिवर्तन को अपन क्या बोलते हैं, लक्षण बोलते हैं। साइन होते हैं ये रोग पैदा करने वाले कारक का प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। क्या होता है, जो रोग का पैदा करने वाले कारक होते हैं, रोग जनक होते हैं, उन रोग जनक का प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, वो साइन होता है। जबकि सिम्टम्स रोग जनक के प्रति पौधे द्वारा दिखाई देने वाली प्रतिक्रिया होती है, रेस्पॉन्स होता है। जो रोग जनक होते हैं वो जैसे ही पौधे को संक्रमित करेंगे तो उसके अंदर है वो उनके पौधा प्रतिक्रिया करेगा, उस प्रतिक्रिया को तो है वो जो दिखाई देती है उसको अपन सिम्टम्स बोलते हैं, लक्षण बोलते हैं। लेकिन जो रोग जनक का प्रत्यक्ष भाग जिसको अपन आंखों से देख सकते हैं वो क्या होता है, साइन होता है। नेक्स्ट बात करें तो साइन के अंदर अपन को कवक जाल देखने को मिलेगा, स्पोर देखने को मिलेंगे, या जीवाणु के रिसाव के वो सीधे बाहर आने को देखते हैं अपन। कभी कभार चिपचिपा, जैसे अपने वो जो चेपा रोग होता है बाजरी के अंदर, उसमें वो चिपचिपा पदार्थ निकलता है। जो जोगिया रोग होता है उससे अंदर चिपचिपा पदार्थ वगैरह निकलते हैं, तो उसको क्लोस्ट्रीडियम वगैरह निकलते हैं, तो उसको ये अपन को साइन होते हैं। सिम्टम्स में उत्तक के नष्ट होने जिसको अपन नेक्रोसिस बोलते हैं, या फिर क्लोरोफिल की कमी क्लोरोसिस के कारण होता है। सिम्टम्स होते हैं या तो नेक्रोसिस के कारण होता है या फिर क्लोरोसिस के कारण होता है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे कवक के बीजाणु, कवक जाल या जीवाणु का गाढ़ा स्त्राव होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। पत्तियों का पीला पड़ना सिम्टम्स है। मुरझाना, विल्टिंग
या फिर ये जो सडन रोटिंग वगैरह होते हैं, ये सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट अपना डिफरेंट है वो है डिजीज वर्सेस सिम्टम्स। कि डिजीज बीमारी और सिम्टम्स लक्षण के अंदर क्या डिफरेंट है, उनकी अपन है वो बात करने वाले हैं। तो देखते हैं डियर्स कि सिम्टम्स और अपने डिजीज के बीच में क्या डिफरेंट रहने वाला है। सिम्टम्स की बात करें या फिर डिजीज की बात करते हैं अपन पहले। तो डिजीज होता है एक हानिकारक प्रक्रिया होती है। कैसी होती है? माल फंक्शनिंग प्रोसेस होता है। डिजीज होती है वो कैसी होती है? माल फंक्शनिंग प्रोसेस होती है, हानिकारक प्रक्रिया होती है ये, और लगातार उत्तेजना से पैदा होती है। डिजीज किसके द्वारा पैदा होती है? लगातार उत्तेजना के द्वारा पैदा होती है। जबकि सिम्टम्स आंतरिक हानिकारक प्रक्रिया का बाहरी रूप होता है। सिम्टम्स होते हैं ये आंतरिक हानिकारक प्रक्रिया का बाहरी रूप होता है, विजिबल में होता है। अगर मैं बात करूं बीमारी की, तो बीमारी एक लंबी और निरंतर चलने वाली अवस्था होती है। बीमारी होती है ये लंबी और निरंतर चलने वाली अवस्था होती है। इसमें पौधे की ऊर्जा और उत्पादकता घट जाती है। बीमारी के कारण पौधे की जो ऊर्जा होती है, एनर्जी, और जो उसकी प्रोडक्टिविटी होती है, वो प्रोडक्टिविटी क्या होती है? कम हो जाती है। सिम्टम्स बीमारी के विभिन्न चरणों में बदल सकते हैं। जैसे है शुरू में सिम्टम्स होंगे वो छोटे दबे देंगे, दिखाई देंगे। जैसे जैसे वो डिजीज बढ़ेगी तो सिम्टम्स भी है वो चेंज होंगे, धब्बे है वो बड़े दिखाई देने लग सकते हैं। ऐसी है वो सिम्टम्स होते हैं। बीमारी को सीधे आंखों से नहीं मापा जा सकता। बीमारी को अपन आंखों से वो माप नहीं सकते हैं, इसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। लेकिन सिम्टम्स को देखकर अपन लक्षणों को देखकर बीमारी की पहचान और उसका निदान कर सकते हैं, उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। जैसे बीमारी है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पूरी बीमारी की प्रक्रियाएं और लक्षण होते हैं कि इसमें पत्ती के किनारों का है वो काला पड़ना और उस पर पानी के धब्बे बन जाते हैं। वाटर सॉल्ट जो उसके ऊपर लेसेंस हो जाते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? सिम्टम्स बोलते हैं। नेक्स्ट अपना डिफरेंट है वायरस और वायरॉइड के बीच में। क्या है डियर्स कि वायरस क्या होता है और वायरॉइड क्या होता है, उसके बारे में वो अपन बात करने वाले हैं। बात करूं मैं वायरस की, तो वायरस में न्यूक्लिक एसिड के चारों और प्रोटीन के एक सुरक्षा कवच पाया जाता है, जिस कवच कैप्सिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वायरस में न्यूक्लिक एसिड। वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड कौन सा होगा? या तो डीएनए होगा या फिर क्या होगा? आरएनए होगा। इन दोनों में से एक होगा। इन दोनों में से किसी एक के चारों ओर जो न्यूक्लिक एसिड होगा उसके चारों ओर एक प्रोटीन का सुरक्षा आवरण पाया जाता है, जिसको अपन कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। जबकि वायरॉइड में प्रोटीन आवरण होता है वो नहीं पाया जाता है, इसके अंदर केवल नग्न होते हैं आरएनए, नग्न आरएनए होता है। क्या होता है? वायरॉइड के अंदर केवल नग्न आरएनए पाया जाएगा। वायरस का जीनोम होता है डीएनए अथवा आरएनए होता है। क्या होता है? डीएनए अथवा आरएनए होता है, जो सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड होते हैं। यानी कि क्या होते हैं? ये एकल या सिंगल स्टैंडर्ड हो गए या डबल स्टैंडर्ड हो गए। जबकि वायरॉइड में है वो जीनोम कम आणविक भार वाला केवल है वो वर्ताकार आरएनए होगा। कैसा होगा? वर्ताकार सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। फिर मैं बात करूं वायरस की, तो वायरॉइड्स की तुलना में होता है इनका आकार बड़ा होता है। वायरस का आकार होता है वो वायरॉइड की तुलना में बड़ा होता है, और आणविक भार होता है वो बहुत अधिक होता है। वायरस का आणविक भार या वायरस के आकार की बात करें तो वायरॉइड की तुलना में अधिक होता है। वायरॉइड होते हैं ये संसार के सबसे छोटे ज्ञात संक्रामक कारक है, और जिनका आणविक भार बहुत कम होता है। वायरस के पास में अपने प्रोटीन और के बनाने के लिए वो जीन्स होते हैं। क्या होते हैं? वायरस के पास में अपने प्रोटीन बनाने के लिए जीन्स होते हैं। जबकि वायरॉइड किसी भी प्रकार के प्रोटीन का है वो कोडिंग नहीं करते, यानी वायरॉइड के पास अपने खुद का प्रोटीन बनाने के कोई भी प्रकार का जीन्स वगैरह नहीं होते। जैसे वायरस के द्वारा टोमेको मोजेक वायरस हो गया, कलीफ्लावर मोजेक वायरस हो गया, ये डिजीज होती है। वायरॉइड में पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड होता है। सिट्रस एक्सोकॉर्टिस वायरॉइड है। ये इनके उदाहरण हो गए वायरस और वायरॉइड के। अब अपन बात करते हैं फाइटोप्लाज्मा एवं स्पाइरोप्लाज्मा में डिफरेंट। किसकी बात करेंगे? फाइटोप्लाज्मा और स्पाइरोप्लाज्मा में डिफरेंट। फाइटोप्लाज्मा होते हैं वो बहुरूपी होती है। कैसे होती है? पॉलीमॉर्फोइक होते हैं, यानी कि इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। क्या होता है? ये बहुरूपी होते हैं, यानी कि फाइटोप्लाज्मा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। जबकि स्पाइरोप्लाज्मा विशिष्ट रूप से कुंडली हेलिक्स या स्पाइरल आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? ये जो स्पाइरल होते हैं, स्पाइरल रूप में होते हैं अपने स्पाइरोप्लाज्मा। नाम से ही पता चल रहा है स्पाइरोप्लाज्मा होते हैं वो कैसे होते हैं? स्पाइरल आकार के होते हैं। फाइटोप्लाज्मा को है बिना कोशिका वाले कृत्रिम माध्यम में संवर्धित नहीं किया जा सकता। क्या है? फाइटोप्लाज्मा को अपन है वो प्रयोगशाला के अंदर कृत्रिम रूप से है वो उसको संवर्धित नहीं कर सकते।
स्पाइरोप्लाज्मा को है वो कृत्रिम माध्यम में है वो अपन संवर्धित कर सकते हैं, यानी कि फाइटोप्लाज्मा की वृद्धि है अपन प्रयोगशाला के अंदर नहीं कर सकते, कृत्रिम माध्यम के अंदर अपन वृद्धि नहीं कर सकते हैं, जबकि स्पाइरोप्लाज्मा की है वो अपन वृद्धि कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं तो फाइटोप्लाज्मा नॉन मोटाइल होते हैं, कैसे होते हैं, अगतिशील होते हैं। फाइटोप्लाज्मा अगतिशील होते हैं, कैसे होते हैं, अगतिशील होते हैं। फाइटोप्लाज्मा अगतिशील होते हैं और तरल में है वो तैर नहीं सकते हैं, जबकि स्पाइरोप्लाज्मा होते हैं वो अपने स्पाइरल आकार के कारण हम तरल माध्यम में है वो रोटेशनल कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना बात करें इनके जीनोम की। फाइटोप्लाज्मा का जीनोम होता है वो अपेक्षाकृत छोटा होता है, यानी कि लगभग 530 से 1315 केबी का होता है, जबकि स्पाइरोप्लाज्मा का जीनोम होता है वो फाइटोप्लाज्मा से थोड़ा सा बड़ा होता है। तिल का फाइटोप्लाज्मा में तिल का फाइलोडी रोग हो गया, बैंगन का लिटिल लीफ रोग हो गया, ये किसे होते हैं, फाइटोप्लाज्मा में होते हैं। स्पाइरोप्लाज्मा से जैसे सिट्रस का स्टन बर्न डिजीज हो गई, मक्के का स्टन डिजीज हो गई, ये किससे होता है, स्पाइरोप्लाज्मा के द्वारा होता है। नेक्स्ट अपना डिफरेंट है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि कवक के अंदर जो लैंगिक होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में अपन को बताना है। किसके, कवक के लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में डिफरेंट बताना है। अपन को थोड़ा सा देख लेते हैं कि कवक का लैंगिक जनन क्या होता है और डियर्स कवक का अलैंगिक जनन क्या होता है, उनके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। लैंगिक जनन सेक्सुअल अगर मैं बात करूं तो इसमें है वो प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस, तीन मुख्य चरण होते हैं। लैंगिक प्रजनन के अंदर क्या होगा, प्लाज्मोगेमी होगा, कैरियोगेमी होगा और मियोसिस, ये तीन है वो मुख्य चरण होते हैं। जबकि अलैंगिक प्रजनन में समसूत्री विभाजन होता है और कोई परमाणु है वो संलयन नहीं होता है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है। लैंगिक प्रजनन में जीन विनिमय के कारण है वो नई संतानों में आनुवंशिक विभिन्नता आती है। लैंगिक प्रजनन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर है वो क्रॉसिंग ओवर होता है, और अपन को पता है जब जब क्रॉसिंग ओवर होता है तब तक इसके अंदर है वो कोई आनुवंशिक परिवर्तन होता है, जेनेटिक्स है वो चेंजेस आते हैं, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन संतति आनुवंशिक रूप से बिल्कुल अपने जनक के समान होती है, जिसको अपन क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलैंगिक प्रजनन के द्वारा जो संतति उत्पन्न होती है वो बिल्कुल अपने जनक के समान होती है। लैंगिक प्रजनन प्रतिकूल परिस्थितियों में कवक को सुस्त अवस्था में जीवित रखने में मदद करता है। जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती है तो उस समय कवक को है वो सुप्त अवस्था में, सुषुप्त अवस्था के अंदर है वो लैंगिक प्रजनन जीवित रखने में सहायक होता है। अलैंगिक प्रजनन अनुकूल मौसम में कवक की संख्या को बहुत तेजी से और बार बार बढ़ाने के लिए काम में लेते हैं। लैंगिक प्रजनन में oospore, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर जीवाणु होते हैं, वो क्या होते हैं, लैंगिक प्रजनन के दौरान उत्पन्न होते हैं। oospore, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर लैंगिक प्रजनन के दौरान। और अलैंगिक प्रजनन में कोनिडिया, जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर उत्पन्न होते हैं। ये बीजाणु है, जीवाणु होते हैं जो कोनिडिया हो गया, जैसे जूस्पोर है, स्पोरेंजियोस्पोर है, ये जीवाणु होते हैं वो किसे होते हैं, ये जीवाणु होते हैं अलैंगिक प्रजनन से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट अपना डिफरेंट है वो है पाउडरी मिल्ड्यू एंड डाउनी मिल्ड्यू। डिफरेंट बिटवीन पाउडरी मिल्ड्यू एंड डाउनी मिल्ड्यू डिजीज, कि पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू के अंदर अपने को अब देखना है कि क्या अंतर होता है। पाउडरी मिल्ड्यू होता है ये वास्तविक कवक होते हैं। क्या होते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू के वास्तविक कवक होते हैं जो एस्कोमाइकोटा संघ के अंतर्गत आते हैं। कौन से संघ में आते हैं, एस्कोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा। पाउडरी मिल्ड्यू के कवक होते हैं ये वास्तविक कवक होते हैं, एस्कोमाइकोटा संघ के अंतर्गत आते हैं। जैसे अपन बात करें एरिसाइपी, क्या हो गया, एरिसाइपी, एरिसाइपी कवक होते हैं वो, एरिसाइपी कवक के दौरान कौन सा रोग होता है अपने, पाउडरी मिल्ड्यू होता है। एरिसाइपी कवक होता है वो एस्कोमाइकोटा संघ के अंतर्गत आते हैं, वास्तविक कवक होते हैं। जबकि डाउनी मिल्ड्यू होते हैं ये कवक सदृश जीव होते हैं। कैसे होते हैं, कवक सदृश जीव होते हैं, और जैसे स्क्लेरोस्पोरा हो गया। पाउडरी मिल्ड्यू कवक की सफेद चूरन जैसी वर्दी पत्ती की ऊपरी सतह पर दिखाई देती है अपन को। जब पत्तियों की ऊपरी सतह पर है वो अपन को सफेद चूरन जैसी वर्दी दिखाई देती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं। मर्दू रोमिल में क्या होता है कि जो रोएदार यानी दागिनुमा रोए जैसी फंगस की वर्दी होती है वो पत्ती की निचली सतह पर होती है, ऊपर केवल होते हैं पत्ते होते हैं वो पीले धब्बे दिखाई देते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू होते हैं वो
एक्टोपैरासाइट होते हैं, बाह्य परजीवी होते हैं। क्या होते हैं? पाउडरी मिल्ड्यू बाह्य परजीवी होते हैं और ये कवक जाल पत्ती के बाहर रहता है, केवल ऑस्ट्रोरिया कोशिका के अंदर है वो प्रवेश करता है। पाउडरी मिल्ड्यू के जो उदाहरण है, पाउडरी मिल्ड्यू का कवक है वो कैसा है? एक्टोपैरासाइट है। कैसा है? एक्टोपैरासाइट है, बाह्य परजीवी होता है। जबकि मधुर अम्लाशिता का पैरासाइट जो फंगस होता है वो एंडोपैरासाइट होता है, अंत परजीवी होता है और इसका कवक जाल होता है वो पूरी तरह से कोशिकाओं के बीच में विकसित होता है। फिर मैं बात करूं पर्यावरण अनुकूल की, तो पाउडरी मिल्ड्यू गर्म और शुष्क मौसम में है वो तेजी से फैलता है। पाउडरी मिल्ड्यू हॉट हाई ह्यूमिडिटी वाला जो एरिया होता है वहां पर है वो तेजी से फैलता है। जबकि डाउनी मिल्ड्यू के लिए ठंडे, अत्यधिक नमी वाले और गीले मौसम की आवश्यकता रहती है। नेक्स्ट अपना डिफरेंट है वो है कंड, स्मट और रस्ट डिजीज। कि स्मट डिजीज और रस्ट डिजीज के बीच में है वो क्या डिफरेंट है, उनके बारे में अपन को बात करनी है। स्मट स्मट होती है वो अस्टिलेगो स्मट, और मैं बात करूं अगर इसके रस्ट की, तो स्मट होती है वो अस्टिलेगोनेलिस गण के कवकों के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? अस्टिलेगोनेलिस कवकों के द्वारा होती है। जबकि रस्ट होती है वो अर्डिनल्स कवक गण के कवकों के द्वारा होती है। स्मट में संक्रमित दाने पूरी तरह नष्ट होकर कोयले जैसे चूर्ण के बदल जाते हैं। जिसके अंदर स्मट डिजीज होती है उनके जो दाने होते हैं वो पूरी तरह से नष्ट होकर कोयले जैसे चूर्ण के रूप में बदल जाते हैं। स्मट में क्या होता है? स्मट में दाने होते हैं वो पूरी तरह से कोयले जैसे चूर्ण के अंदर बदल जाता है। जबकि रस्ट में पत्तियों और तनों पर पीले, लाल, भूरे या नारंगी रंग के छोटे धब्बे अपन को दिखाई देते हैं। छोटे छोटे अपन को है वो रस्ट के अंदर क्या धब्बे दिखाई देते हैं। जस्ट जिस प्रकार के लोहे के ऊपर जंग लगता है कैसे धब्बे बनते हैं, वैसे धब्बे है वो रस्ट के ऊपर बन जाते हैं रस्ट की वजह से। स्मट होते हैं सामान्यतः सिस्टमेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? सिस्टमेटिक होते हैं और कवक पौधे के अंदरूनी भागों में धीरे धीरे फैलते हैं। सिस्टमेटिक का मतलब होता है कि संपूर्ण पौधे के अंदर है ये फैल सकते हैं। रस्ट होते हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं और हवा द्वारा है वो खेत में है वो बहुत तेजी से फैलते हैं। बीजाणु की अवस्था की मैं बात करूं तो स्मट के कवक होते हैं, इनके जीवन चक्र में बीजाणु की केवल 2 या 3 अवस्थाएं पाई जाती है। जबकि रस्ट के कवक के जीवन चक्र में 5 अलग अलग बीजाणु के चरण पाए जाते हैं। उदाहरण की बात करें तो जो लूज स्मेट ऑफ वेट होता है, क्या गेहूं का जो इस लूज स्मेट होता है, अनावर्त कंडवा रोग होता है, वो किसके द्वारा होता है? स्मट से होता है। स्मट होता है स्मट कवकों के द्वारा होता है। जबकि गेहूं रेस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं का जो रस्ट होता है वो गेरुई होता है, रस्ट या रोली। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रूट पैरासाइट और स्टेम पैरासाइट की, कि रूट पैरासाइट क्या होते हैं और स्टेम पैरासाइट क्या होते हैं। रूट पैरासाइट का मतलब होता है जड़ परजीवी, ये है वो जड़ पौधे की जड़ों के अंदर रहते हैं। और तना परजीवी स्टेम परजीवी होते हैं। रूट परजीवी ये परजीवी होते हैं वो पौधे भोजन या पानी के लिए सीधे होस्ट पौधे की जड़ों को जोड़ते हैं। रूट परजीवी है वो अपना है वो भोजन के लिए और पानी के लिए सीधे होस्ट पौधा होता है, होस्ट पौधे की जड़ों से जुड़ते हैं। जबकि स्टेम पैरासाइट परजीवी पौधे से सीधे है वो तने या शाखाओं पर आक्रमण करते हैं। जड़ परजीवी जो परजीवी होते हैं इनके चूसकांग होते हैं वो चूसकांग पोषक पौधे के होस्ट पौधे के है वो जड़ तंत्र में प्रवेश करता है। जबकि तना परजीवी के जो चूसकांग होते हैं वो जाइलम या फ्लोएम में प्रवेश करते हैं। पुरन जड़ परजीवी की बात करूं तो ओरोबंकी होता है। क्या होता है? ओरोबंकी होता है ये पुरन जड़ परजीवी होता है। क्या होता है? पुरन जड़ परजीवी होता है और ये पूरी तरह से क्लोरोफिल विहीन होता है, जड़ों से वो जुड़ा रहता है। जबकि मैं पूर्ण तना परजीवी की बात करूं तो अपना आती है अमरबेल या कस्कुटा। ये पीले धागे जैसा तना पूरी तरह से होस्ट तने के ऊपर निर्भर रहता है। अर्ध परजीवी की बात करें अगर अपन अर्ध तना परजीवी, तो अपना आता है स्ट्राइगा। क्या आता है? स्ट्राइगा है, इसके पास हरे पत्ते होते हैं लेकिन जड़ों से पानी और खनिज को है ये चूसता है। अर्ध तना परजीवी की बात करें तो लोरेंथस आता है। क्या आता है? लोरेंथस आता है और ये आम के तने और शाखाओं से पानी खनिज चूसता है। ध्यान रखना आप CLOS ध्यान रखना CLOS। सी का मतलब हो गया कस्कुटा। क्या हो गया? कस्कुटा। कस्कुटा होता है वो क्या होता है अपना कस्कुटा होता है वो क्या होता है? पूर्ण तना परजीवी होता है, पौधा होता है। इसका मैं आपको याद रखने की ट्रिक बता देता हूँ। CLOS कस्कुटा होता है ये पूर्ण तना परजीवी होता है। पहले तना होता है पौधे के ऊपर, तो तना परजीवी
फिर आता है अपना लोरेंथस। लोरेंथस होता है वो अर्ध तना परजीवी होता है। क्या होता है? अर्ध तना परजीवी। फिर ओरोबंकी। ओरोबंकी होता है पूर्ण जड़ परजीवी होता है। और स्ट्राइका होता है अर्ध जड़ परजीवी होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट और ऑब्लिगेटिव पैरासाइट में अंतर की। फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या होते हैं और ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होते हैं? फैकल्टेटिव मतलब विकल्पी परजीवी और ऑब्लिगेट मतलब अविकल्पी परजीवी। फैकल्टेटिव मूल रूप से मर्तोपजीवी होता है, लेकिन इनको मर्त पदार्थों पर जीवन यापन करते हैं। विकल्पी परजीवी इनके क्या होते हैं? जो विकल्पी परजीवी होते हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं, इनके पास में क्या है? परजीवी के रूप में विकल्प होता है। ये होते तो कैसे है? मूल रूप से कैसे होते हैं? मर्तोपजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? फैकल्टेटिव पैरासाइट की बात करें, अगर अपन विकल्पी परजीवी की बात करें, विकल्पी परजीवी मूल रूप से कैसे होते हैं? विकल्पी परजीवी मूल रूप से होते हैं, ये कैसे होते हैं? मर्तोपजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? मर्तोपजीवी होते हैं, यानी कि ये सड़े गले मर्त पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन इनके पास विकल्प है। परजीवी का भी विकल्प होता है। अविकल्पी परजीवी। अविकल्पी परजीवी का मतलब होता है इनके पास परजीवी के अलावा कोई भी विकल्प नहीं होते हैं। ये पूर्ण रूप से क्या होते हैं? परजीवी होते हैं, अविकल्पी। इनके पास में अन्य कोई विकल्प नहीं होता है। परजीवी मतलब इनके पास में परजीवी के अलावा कोई भी विकल्प नहीं होता है। यानी कि जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, ये केवल और केवल जीवित कारकों से ही भोजन प्राप्त कर सकते हैं, मर्तोपजीवी नहीं रह सकते। जबकि फैकल्टेटिव होते हैं, जो विकल्पी परजीवी होते हैं, इनके पास में विकल्प रहता है परजीवी के रूप में। ये होते तो मर्तोपजीवी है, लेकिन मर्तोपजीवी की अनुपस्थिति में ये परजीवी के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। विकल्पी परजीवी अवसर या अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर ये जीवित पौधों पर परजीवी के रूप में भी हमला कर देते हैं। जबकि अविकल्पी परजीवी होस्ट के बिना ये निष्क्रिय बीजाणु के रूप में क्या हो जाते हैं? रहते हैं, लेकिन वृद्धि और जनन नहीं करते हैं। विकल्पी परजीवी प्रयोगशाला में सामान्यतः कृत्रिम माध्यम पर आसानी से संवर्धित किया जा सकता है, लेकिन अविकल्पी परजीवी को अपन है वो जीवित होस्ट पौधे के बिना प्रयोगशाला में अपन कृत्रिम माध्यम पर संवर्धित नहीं कर सकते। ये अपन को ध्यान रखना है। फैकल्टेटिव पैरासाइट की बात करें तो इसके अंदर आता है पीथियम आ गया, जो अपन डंपिंग और रोग उत्पन्न करता है। पक्सीनिया, रस्ट कवक वगैरह, एल्बुगो कैंडिडा वगैरह कवक है वो आ गए। नेक्स्ट अपना डिफरेंट है वो है मोनोसाइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक डिजीज के बारे में, कि मोनोसाइक्लिक डिजीज क्या होता है और पॉलीसाइक्लिक डिजीज क्या होता है, इनके बारे में वो अपन डिपेंड करेंगे। मोनोसाइक्लिक डिजीज का मतलब होता है कि पूरे एक फसल सत्र के दौरान रोग का केवल एक चक्कर पूरा होता है। क्या होता है? मोनोसाइक्लिक डिजीज का मतलब होता है जब एक बार फसल है वो पैदा होती है, तो उन पूरे फसल में एक बार ही केवल रोग उत्पन्न करेगा। जबकि पॉलीसाइक्लिक होता है एक ही फसल सत्र में, एक ही फसल में है वो रोग चक्कर है वो कई बार संक्रमण अपने चक्कर पूरा कर लेता है। मोनोसाइक्लिक में द्वितीयक संक्रमण नहीं होता है या नगण्य होता है, दोबारा है वो संक्रमण नहीं होता है। जबकि पॉलीसाइक्लिक में हवा, पानी या कीटों द्वारा है वो द्वितीयक संक्रमण तेजी से फैलता है। मोनोसाइक्लिक डिजीज है बहुत धीरे धीरे बढ़ती है और इनका ग्राफ समय के साथ में है वो रेखिक होता चला जाता है, लाइनर होता चला जाता है। जबकि पॉलीसाइक्लिक होता है बहुत तेजी से फैलता है और ये है वो घातक होता है, नुकसानदायक ज्यादा होता है। मोनोसाइक्लिक प्राथमिक संक्रमण के स्रोत, बीज, उपचार या मिट्टी की सफाई को है वो रोक कर सकते हैं। जबकि पॉलीसाइक्लिक में है वो कवकनाशी का है बार बार अपन को यूज करना पड़ता है। जैसे गेहूं का लूज स्मट है, ये क्या होता है? मोनोसाइक्लिक होता है। बल्कि लेट ब्लाइट और पोटेटो होता है वो क्या होता है? पॉलीसाइक्लिक होता है। या फिर मैं बात करूं व्हीट डिस्ट की, व्हीट रस्ट होता है वो गेहूं का रस्ट होता है, वो भी क्या होता है? पॉलीसाइक्लिक होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेजिस्टेंस की, हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस एंड वर्टिकल रेजिस्टेंस, यानी कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। वर्टिकल ऊर्ध्वाधर से प्रतिरोध या रेजिस्टेंस की बात करें तो यह विशिष्ट प्रतिरोध गुणात्मक प्रतिरोध होता है। क्या होता है? क्वालिटिव होता है। वर्टिकल होता है वो क्वालिटिव होता है। कैसा होता है? क्वालिटिव होता है। जबकि हॉरिजेंटल होता है वो क्वांटिटिव होता है। कैसा होता है? क्वांटिटिव। ठीक है, इसमें गैर विशिष्ट है वो मात्रात्मक प्रतिरोध होते हैं। उसके बाद में मैं बात करूं तो ऊर्ध्वाधर प्रतिरोध होता है, एक या बहुत कम जीनों द्वारा होता है वो नियंत्रित होता है। क्या ऊर्ध्वाधर प्रतिरोध होता है? वर्टिकल रेजिस्टेंस होता है, ये क्या होता है? ओलिगोजेनिक या मोनोजेनिक होते हैं। क्या होते हैं? मोनोजेनिक होते हैं, एक या दो जीनों के द्वारा है वो नियंत्रित होते हैं। जबकि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होती है वो कई छोटे छोटे प्रभाव वाले जीनों के द्वारा मिलकर है वो नियंत्रित होते हैं।
प्रभावशीलता की मैं बात करूं तो वर्टिकल रेजिस्टेंस होते हैं वो रोगजनक की केवल कुछ ही विशेष प्रजातियों के प्रति है वो क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। वर्टिकल रेजिस्टेंस होता है वो कुछ रोगों के प्रति प्रतिरोधी होता है, जबकि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होते हैं वो सभी प्रजातियों के प्रति क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करता है। स्टेबिलिटी की बात करें तो वर्टिकल रेजिस्टेंस की बात करें तो ये प्रतिरोध अस्थायी होता है। कैसा होता है, अस्थायी होता है, और रोगजनक में म्यूटेशन आते ही पूरी तरह से टूट जाता है। म्यूटेशन का मतलब होता है जैसे ही वो अपने आनुवंशिक गुणों में परिवर्तन करता है तो इसकी रेजिडेंसी होती है वो कम हो जाएगी। रेजिडेंसी का मतलब होता है प्रतिरोधकता। पौधों का रोग, जो रोगों का है वो पौधों में फैलने से रोकना प्रतिरोधकता कहलाता है। जबकि हॉरिजॉन्टल रेजिडेंस होती है ये अत्यधिक प्रतिरोधी, अत्यधिक टिकाऊ होती है, आसानी से टूटती नहीं है। नेक्स्ट डिफरेंट की मैं बात करूं तो अल्टरनेट और कोलेटरेट होस्ट के बारे में वो अपन बात करेंगे कि अल्टरनेट होस्ट क्या होते हैं। वैकल्पिक परपोषी और समपार्श्विक परपोषी के बारे में अपन बात करेंगे। वैकल्पिक परपोषी होते हैं ये हेटेरोसियस कवक के जीवन चक्र को पूरा करने के लिए अनिवार्य होते हैं। वैकल्पिक परपोषी का मतलब होता है विषम जातीय जो कवक होते हैं, यानी कि इनको जीवन चक्र पूरा करने के लिए एक या दो मतलब परपोषी की आवश्यकता रहेगी। और कोलेटेरल होस्ट होते हैं ये अनिवार्य नहीं होता है, यह केवल मुख्य फसल न होने पर रोगजनक को है वो जीवित रखने का विकल्प देता है। वैकल्पिक परपोषी मुख्य मेजबान पौधे के परिवार को पूरी तरह से भेनकोल का होता है। क्या होता है, वैकल्पिक परपोषी होता है तो जो अपना वो पौधे जो कवक वगैरह का होस्ट प्लांट होता है उस होस्ट प्लांट से वो बिल्कुल अलग फैमिली का होगा। और समपार्श्विक परपोषी होते हैं ये मुख्य मेजबान पौधे के ही कुल का कोई है जंगली पौधा वगैरह हो सकता है। अगर मैं बीजाणु के उत्पादन की बात करूं तो अल्टरनेटिव होस्ट होते हैं, इस पर कवक अपने जीवन चक्र की विशिष्ट बीजाणु अवस्थाएं जैसे पिकलियां वगैरह है वो विकसित करते हैं। जबकि कोलेट्रल होस्ट के ऊपर है कवक अपनी सामान्य अलैंगिक या वानस्पतिक अवस्था में वो जीवित रहता है। एग्जाम्पल की बात करें तो गेहूं का जो ब्लैक रेस्ट के लिए है वो बारबेरी का पौधा होता है वो क्या होता है, अल्टरनेटिव होस्ट होता है। गेहूं की जो पक्सिनिया गर्मेनिस होती है उस पक्सिनिया गर्मेनिस के लिए बारबेरी होता है, बारबेरी का पौधा होता है वो क्या होता है, अल्टरनेटिव होस्ट होता है। अल्टरनेटिव होस्ट का मतलब होता है कि उसको गेहूं के अलावा उसके ऊपर बारबेरी के ऊपर कवक को जीवन है वो अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए बारबेरी की उसकी आवश्यकता रहती है। तो अपन उदाहरण एग्जांपल की है वो बात कर रहे थे, तो गेहूं में जो पक्सिनिया गर्मिनीस के लिए बारबेरी पौधा होता है वो अल्टरनेटिव होस्ट होता है। और धान के ब्लास्ट रोग के लिए प्योर कलोरिया ओराइजा के लिए वो डाइजिटेरिया होता है वो क्या होता है, कोल्ट्रेस्ट पैरासाइट होता है। अब बात करते हैं अपन लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस की। लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस में अपना पहला क्वेश्चन है कि फेनोरोगेमिक प्लांट्स पैरासाइट्स पुष्पोद्भिद परजीवी के बारे में बताना अपन को। फेनोरोगेमिक पैरासाइट एवं कस्कुटा अमरबेल की परजीविता का प्रबंधन कीजिए। बात करते हैं अपन फेनोरोगेमिक प्लांट पैरासाइट की कि पुष्पोद्भिद परजीवी है डियर्स क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स पुष्पोद्भिद परजीवी की तो पुष्पोद्भिद परजीवी ऐसे पुष्पीय पौधे होते हैं जो अपने पोषण जल और खनिज लवणों के लिए दूसरे सजीव पौधों पर निर्भर रहते हैं। फेनोरोगेमिक प्लांट पैरासाइट या पुष्पोद्भिद परजीवी की बात करें तो ऐसे पुष्पीय पौधे, ऐसे फ्लोरिंग प्लांट्स, फ्लोरल प्लांट्स जो अपने पोषण, अपने भोजन, अपने जल और खनिज लवणों के लिए दूसरे सजीव पौधों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे होस्ट प्लांट पर निर्भर रहते हैं। इसमें विशेष प्रकार के शोषक अंग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इसमें विशेष प्रकार के शोषक अंग पाए जाते हैं जो खनिज लवणों को, पोषक पदार्थों को अवशोषित करते हैं। उन शोषक अंग होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, हास्टोरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हास्टोरिया या चुस्कांग कहते हैं। तो पुष्पोद्भिद परजीवी क्या होते हैं, ऐसे पुष्पीय पौधे जो पोषण और आवास के लिए, पोषण जल खनिज लवणों के लिए विशेष प्रकार के शख्स जो सजीव पौधे होते हैं होस्ट प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं और ये उनसे वो भोजन को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं।
जो शोषक अंग है उनमें पाए जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, आस्टोरिया कहते हैं। ये आस्टोरिया मेजबान पौधों के सहवनी ऊतकों के अंदर जाइलम और फ्लोएम में प्रवेश करके पोषक तत्व खींचते हैं। पुष्पोद्भिद परजीवी का मतलब होते हैं ऐसे पुष्पीय पौधे, कौन से पौधे, पुष्पीय पौधे जो भोजन के लिए, किसके लिए, पोषण के लिए किस पर निर्भर होते हैं, दूसरे पौधों पर है। जो मेजबान पौधे होते हैं वह होस्ट पोलैंड, मेजबान होस्ट प्लांट होते हैं उनके ऊपर निर्भर रहते हैं और उनसे, उनके जाइलम से वो पोषक तत्वों को खींचते हैं। जो जाइलम से पोषक तत्वों को खींचने वाला अंग होते हैं उसको आस्टोरिया कहते हैं। नेक्स्ट है, अपने बात करते हैं अमरबेल की परजीविता क्या है। कसकुटा के परजीविता के बारे में अपन को बताना है, अमरबेल की परजीविता के बारे में बताना है। मैं बात करूं अगर कसकुटा की, तो कसकुटा एक पूर्ण तना परजीवी है। क्या है, कसकुटा एक पूर्ण तना परजीवी होता है। स्टेम होलो पैरासाइट है और इसमें परनहरित और वास्तविक जड़ों का पूर्ण अभाव होता है। क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल और वास्तविक जड़ों का पूर्ण अभाव होता है। अगर अपन मैकेनिज्म और पैरासाइट की बात करें, अगर अपन संक्रमण की प्रक्रिया की बात करें कसकुटा की, कसकुटा अमरबेल, अमरबेल होता है। अमरबेल का बीज अंकुरन होने के बाद धागेनुमा पीला तना बनाता है। अमरबेल होती है, यहाँ कसकुटा अपन जिसको बोलते हैं, उसका बीज अंकुरित होता है। तो बीज के अंकुरित होने के बाद में उससे है वो धागेनुमा पीला तना बनता है। ये तना हवा में घूमते हुए अपने होस्ट पौधे की तलाश करता है। तना है वो हवा में घूमते हुए होस्ट पौधे की तलाश करता है। संपर्क में आने पर मेजबान के तने के चारों ओर कसकर लिपट जाता है। फिर तने से क्या निकलते हैं, ऑस्ट्रेरिया निकलते हैं। ऑस्ट्रेरिया मैंने बताया क्या होते हैं, तो जाइलम और फ्लोएम से पोषण है चूसने का कार्य करते हैं। तने से ऑस्ट्रेरिया निकलते हैं जो मेजबान के बाह्य त्वचा और वलकूट को भेदते हुए जाइलम और फ्लोएम से जुड़ जाते हैं। जाइलम से ये जल और फ्लोएम से निर्मित भोजन का अवशोषण करते हैं। कसकुटा की परजीविता की बात करें तो कसकुटा होता है एक पूर्ण परजीवी, पूर्ण तना परजीवी होता है और ये क्या करता है, क्लोरोफिल रहित होता है। इनमें वो वास्तविक जड़ों का क्या होता है, अभाव होता है। इसलिए जब अमरबेल के बीज अंकुरित होते हैं तो पीला एक तने, पीले धागेनुमा है वो तना निकलता है और ये हवा के अंदर घूमता है। जब हवा के अंदर घूमता हुआ इसको कोई इसका होस्ट प्लांट मिल जाता है तो होस्ट प्लांट के चारों ओर ये क्या करता है, अपने आप को है वो लपेट लेता है। फिर धीरे धीरे वो जाइलम और फ्लोएम में पहुंचकर वहां से पोषण प्राप्त करता है। नेक्स्ट बात करते हैं अमरबेल के मैनेजमेंट की, कि अमरबेल का मैनेजमेंट है वो अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। मैनेजमेंट की बात करूं मैं, तो पहले अपन बात करेंगे एग्रोनॉमिक पैरासाइट्स की, मतलब प्रैक्टिस की। एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस की बात होती है कर्षण क्रियाएं। तो परमाणित और साफ बीजों का उपयोग करेंगे अपन, फसल लाएंगे, फसल लगाएंगे, वो साफ बीजों का उपयोग करेंगे। रोगग्रस्त फसल के बाद में वो कम से कम 2-3 वर्षों तक है वो नॉन होस्ट प्लांट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अपन है अगर मान लो होस्ट पर अगर कोई फसल है वो अपने खेत है, वो अमरबेल से है वो क्या हो गया, ग्रसित हो गया, अमरबेल का प्रकोप बढ़ गया है, तो वहां पर अपन 2-3 वर्ष तक ऐसे पौधे लगाएंगे जो अमरबेल के परजीवी नहीं होते, उन पौधों को लगाएंगे अपन, यानी क्रॉप रोटेशन अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे, क्रॉप रोटेशन अपनाएंगे। फिजिकल कंट्रोल में क्या होता है कि संक्रमण की शुरुआती अवस्था होती है, इसमें प्रभावित शाखाओं को है वो काट कर जला देते हैं। केमिकल कंट्रोल में क्या होता है कि बुआई से पहले या अंकुरन के तुरंत बाद में अपन पेंडिमिथालिन का छिड़काव करेंगे। किसका छिड़काव करेंगे, पेंडिमिथालिन या ग्लाइफोसेट का है छिड़काव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोगों के विकास में टॉक्सिन, विष एवं एंजाइम की क्या भूमिका है। कि जब रोगों का विकास होता है तो रोगों के विकास में एंजाइम की क्या भूमिका है उनके बारे में अपन को बताना है। टॉक्सिन की क्या भूमिका उनके बारे में अपन को बताना है। पादप रोग जनकों द्वारा मेजबान पौधे की कोशिकाओं को नष्ट करने और पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए मुख्य 2 प्रकार के रसायन हथियार उपयोगी होते हैं। जो पादप रोग जनक होते हैं, प्लांट पैथोजेंस होते हैं, वो प्लांट पैथोजेंस अपने होस्ट पौधे की कोशिका को नष्ट करने के लिए, होस्ट पौधे की कोशिका भित्ति होती है उसको नष्ट करके पोषक तत्व प्रदान करने के लिए 2 प्रकार के हथियारों का यूज करता है। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के हथियारों का यूज करेगा। एक तो यूज करेगा एंजाइम का और एक यूज करेगा टॉक्सिन्स का। एंजाइम की बात करें तो एंजाइम कवक और जीवाणु में मेजबान के ऊतकों को विघटित करने के लिए विभिन्न प्रकार के बाह्य कोशिकीय एंजाइम स्त्रावित करते हैं। एंजाइम का मतलब क्या होता है, एंजाइम होते हैं वो कवक और जीवाणु, मेजबान कवक और जीवाणु होते हैं वो होस्ट प्लांट के ऊतकों को विघटित करने के लिए विभिन्न प्रकार के हैं वो अपने एंजाइम स्त्रावित करते हैं। जैसे क्यूटिनेस एंजाइम है, ये क्यूटिनेस एंजाइम पौधे की बाहरी सुरक्षात्मक परत क्यूटिकल को तोड़ता है। क्या करता है,
क्यूटिनेज एंजाइम होता है पौधों की जो बाह्य सुरक्षात्मक आवरण होता है क्यूटिकल, उस क्यूटिकल आवरण को तोड़ता है जिससे पैथोजन पौधे के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। फिर आता है पैक्टिनेस एंजाइम। पैक्टिनेस एंजाइम होता है ये मिडल लेमिला में मौजूद पैक्टिन को घोलता है। जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति के अंदर अपन को पता है प्राथमिक कोशिका भित्ति, फिर आती है अपने मध्य पटलिका, फिर आती है द्वितीय कोशिका भित्ति और तृतीय कोशिका भित्ति। ये चार प्रकार की कोशिका भित्ति में परतें पाई जाती है। तो इसमें जो मध्य पटलिका होती है ये कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? मध्य पटलिका कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। और कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट को अपन है वो क्या बोलते हैं? पादप सीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पादप सीमेंट बोलते हैं। तो इस पादप सीमेंट को तोड़ने के लिए, कैल्शियम मैग्नीशियम को पैक्टेट को तोड़ने के लिए पैक्टिनेज एंजाइम आता है। कौन सा एंजाइम आता है? पैक्टिनेज एंजाइम आता है, जो क्या करता है कोशिका भित्ति की जो मध्य पटलिका होता है उसको तोड़ता है और कोशिका जिससे बिखर जाती है, और इसको अपन है वो क्या बोलते हैं? सड़न रोग बोलते हैं, वेट रोग बोलते हैं। फिर आता है सेलुलेज एंजाइम। सेलुलेज एंजाइम कोशिका भित्ति के मुख्य घटक सेलुलोज को ग्लूकोज में तोड़ता है। क्या करता है? सेलुलोज को है वो ग्लूकोज में तोड़ देता है, जिससे कोशिका भित्ति होती है कमजोर हो जाती है और पौधा संक्रमण रोग को है रोग फैला देता है या पादप को संक्रमित कर देता है। अब अपन बात करते हैं टॉक्सिन। टॉक्सिन कम अणुभार वाले ऐसे विषैले पदार्थ होते हैं जो मेजबान की उपापचय क्रियाओं को बाधित करते हैं। कौन सी क्रियाओं को? टॉक्सिन होते हैं ये क्या होते हैं? कम आणविक भार वाले ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो मेजबान पौधों की मेटाबॉलिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। कौन सी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं? मेटाबॉलिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया गया। एक होते हैं होस्ट विशिष्ट टॉक्सिन और एक होते हैं गैर विशिष्ट टॉक्सिन। होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन होते हैं ये केवल अपनी विशिष्ट मेजबान प्रजातियों पर विषैला प्रभाव डालते हैं। जैसे विक्टोरियन होता है वो हेलमेंथोस्पोरियम विक्टोरिया कवक द्वारा स्त्रावित होता है। विक्टोरियन पदार्थ किससे स्त्रावित होता है? हेलमेंथोस्पोरियम विक्टोरिया कवक के द्वारा स्त्रावित होता है और कवक जई के संवेदनशील किस्मों को प्रभावित करता है। फिर आता है अपने नॉन स्पेसिफिक टॉक्सिन। ये श्रृंखला के पौधों पर, विस्तृत श्रृंखला के पौधों पर विषैला प्रभाव छोड़ते हैं। जैसे टेप्टॉक्सिन होते हैं वो स्यूडोमोनास साइरिंगेस टेबिका जीवाणु द्वारा है वो निर्मित होता है और तंबाकू में वाइल्ड फायर रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग उत्पन्न करता है? वाइल्ड फायर रोग उत्पन्न करता है। ये ग्लूटामिन सिंथेटेस एंजाइम के द्वारा बाधित रहता है जिससे अमोनिया का संचय होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जीवाणु क्या है और पादप रोगजनक जीवाणुओं का वर्गीकरण करो। किसके बारे में अपन को बताना? बैक्टीरिया के बारे में बताना है। बैक्टीरिया एक कोशिकीय होते हैं, प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव होते हैं। इसमें सुस्पष्ट केंद्रक और झिल्लीदार कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है? अभाव होता है। इनका आनुवंशिक पदार्थ होता है वो द्विकुंडलित होता है। कैसे होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जो 17S प्रकार का पाया जाता है। 17S प्रकार का डीएनए पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में नवग्न अवस्था में वो रहता है। इनके बात करें अगर अपन रोगजनकों के विषय, इनके पादप रोगजनक जीवाणुओं का वर्गीकरण की बात करूं तो पहला आते हैं अपने ग्राम नेगेटिव जीवाणु, जैसे स्यूडोमोनास हो गया, ज़ैंथोमोनास हो गया। इसमें क्या होते हैं? पोलर फ्लैजिला होते हैं। यानी कि पोलर फ्लैजिला का मतलब होता है इनके जो ध्रुव होते हैं इनके ऊपर है वो फ्लैजिला पाई जाती है। ये टमाटर का जीवाणु जनित मलानी रोग है वो उत्पन्न करते हैं। ज़ैंथोमोनास होते हैं ये पीले रंग के होते हैं, पीले रंग के वर्णक युक्त होते हैं जो नींबू का कैंकर रोग उत्पन्न करते हैं, सिट्रस कैंकर। और ग्राम नेगेटिव में आता है अपना एक इर्विनिया जीवाणु। कौन सा जीवाणु आता है? इर्विनिया जीवाणु आता है जो पेरिट्राइकस कसाबिका होती है। इसमें कैसे होती है? पेरिट्राइकस कसाबिका का मतलब होता है ये जीवाणु हो गया, इसके है वो परिधीय ऊपर है वो इस प्रकार की कसाबिका पाई जाती है। रोग करता है ये सेब का फायर ब्लाइट रोग होता है। जो एप्पल का फायर ब्लाइट डिजीज होता है वो किससे होता है? इर्विनिया का जीवाणु से होता है। एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु ये ट्यूमर या क्राउन गोल उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? क्राउन गोल रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे सेब का क्राउन गोल हो गया। फिर आते हैं अपने ग्राम पॉजिटिव जीवाणु। ग्राम पॉजिटिव जीवाणु जैसे क्लेवी वेक्टर हो गया। क्लेवी वेक्टर होते हैं अनियमित छड़ाकार होते हैं, अचल होते हैं। और गेहूं का टुंडू रोग होता है वो किससे होता है? अपने क्लेवी वेक्टर जीवाणु से होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस तंतु में संरचना होती है और ये कवक जैसी होती है। इसका जो आलू का साधारण स्केब होता है वो किससे होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन से होता है। फेनेरोगोबिक
फेनेरोगेमिक पादप परजीवी और इनके प्रकारों के बारे में बताना है। फेनेरोगेमिक पादप परजीवी क्या होते हैं और फेनेरोगेमिक पादप परजीवी के प्रकार बताने। फेनेरोगेमिक पादप परजीवी का मतलब होता है बाह्य पादप परजीवी। पुष्पीय पौधे होते हैं, क्या होते हैं फेनेरोगेमिक, मैंने पहले ही बताया था। फेनेरोगेमिक क्या होते हैं कि ऐसे पुष्पीय पौधे जो अपने पोषण के लिए है वो दूसरे होस्ट पौधों के ऊपर क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। फेनेरोगेमिक पादप परजीवी वे पुष्पीय पौधे होते हैं जो पोषण के लिए उन्नत पौधों पर परजीवी के रूप में जीवन परजीवी करते हैं। दो प्रकार के होते हैं, तना परजीवी और जड़ परजीवी। जड़ परजीवी दो प्रकार के, तना परजीवी दो प्रकार का होता है, पूर्ण तना परजीवी, अर्ध तना परजीवी। पूर्ण तना परजीवी में क्या होता है, सी कसकुटा हो गया। पूर्ण तना परजीवी में क्या होता है, कसकुटा इसका एग्जाम्पल हो गया। और अर्ध तना परजीवी का उदाहरण क्या है, लोरेंथस। क्या है, लोरेंथस। जड़ परजीवी की बात करूं, ओरोबंकी होता है वो पूर्ण जड़ परजीवी होता है। क्या होता है, ओरोबंकी होता है वो पूर्ण जड़ परजीवी होता है। और जो अपना स्ट्राइका होता है वो क्या होता है, अर्ध जड़ परजीवी होता है। ये इसमें उदाहरण वगैरह है पूर्ण जड़ परजीवी। पूर्ण जड़ परजीवी की बात करें तो कसकुटा, अमरवेल हो गया। और ये तने पर है वो लिपट कर पूरी तरह मेजबान से भोजन और जल पर निर्भर रहता है। अपन ने पहले बात की थी इसकी। अर्धतना परजीवी लोरेंथस होता है, इसमें हरी पत्तियां होती है जिससे ये प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, लेकिन जल और खनिज लवणों के लिए अपने मेजबान पौधे जैसे आम के जाइलम पर निर्भर रहता है। फिर आता है अपना पूर्ण जड़ परजीवी। पूर्ण जड़ परजीवी ओरोबंकी हो गया, पूरी तरह से पत्ती विहीन परजीवी होता है, इसमें पत्तियां नहीं पाई जाती है। मुख्य रूप से ये सोलेनेसी परिवार जैसे तंबाकू, टमाटर, आलू, सरसों की जड़ों से वो पोषण प्राप्त करते हैं। अर्ध जड़ परजीवी की बात करूं तो स्ट्राइगा होता है, इसकी पत्तियां हरी होती है, लेकिन यह अपनी शुरुआती वृद्धि और जल पोषकों के लिए ज्वार, बाजरा, गन्ना आदि पर निर्भर रहता है। नेक्स्ट अपना आता है पैथोजेनेसिस। क्या आता है, पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस की अवस्थाओं के बारे में बताना है कि रोग का विकास कैसे होता है, उनके बारे में अपन को बताना है। तो पैथोजेनेसिस की बात करें तो वह कर्मिक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक रोगजनक मेजबान पौधे के संपर्क में आता है। पैथोजेनेसिस क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक रोगजनक होता है, पैथोजन होता है, जो रोग उत्पन्न करने वाला होता है, वो सबसे पहले मेजबान पौधे के संपर्क में आता है। होस्ट पौधा होता है जिसके अंदर उसको रोग पैदा करना है, उसके संपर्क में आता है, फिर खुद को वहां पर स्थापित करता है। संपर्क में आने के बाद में, पौधे के ऊपर आने के बाद में सबसे पहले तो उड़ता हुआ कहीं से भी या फिर किसी भी माध्यम से वो पैथोजन आएगा, होस्ट पौधे के ऊपर आएगा, वहां पर आके रुकेगा। रुकने के बाद में वहां पर उसको स्थापित होगा। स्थापित होने के बाद में उसके अंदर रोग के लक्षण उत्पन्न करता है। और इनकी मुख्य अवस्था होती है वो निम्नलिखित होती है। सबसे पहले तो आएगा इनोक्यूलेशन होगा। क्या होगा, इनोक्यूलेशन होगा। इनोक्यूलेशन मतलब है जो इसका द्रव्य पदार्थ होता है वो आएगा, फिर वो है प्री पेनिट्रेशन करेगा, यानी कि इसके अंदर प्रवेश करेगा। फिर प्रवेश से पहले ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद में उसके अंदर प्रवेश करेगा, फिर वहां संक्रमण करेगा, इन्फेक्शन करेगा, फिर वहां पर कॉलोनाइजेशन करेगा, मतलब अपनी कॉलोनी विकसित करेगा। कॉलोनी विकसित करने के बाद में वो सिम्टम डेवलपमेंट करेगा, यानी कि अपने लक्षणों का है वो विकास करेगा, लक्षण प्रकट करेगा। पहले बात करते हैं अपन इनोक्यूलेशन की। किसकी बात करते हैं, इनोक्यूलेशन। ये होता है वो किसी भी पैथोजेनेसिस का क्या होता है, प्रोसेस होता है। सबसे पहले होगा वो इनोक्यूलेशन होगा, फिर सेकंड चरण होगा वो प्री पेनिट्रेशन होगा, थर्ड चरण होगा वो पेनिट्रेशन होगा, 4 नंबर पर इन्फेक्शन होगा, 5 नंबर पर कॉलोनाइजेशन होगा, 6 नंबर पर सिम्टम डेवलपमेंट होगा। इनोक्यूलेशन का मतलब होता है रोगजनक का वो भाग, जैसे किसी भी रोग, कोई भी रोगजनक बीजाणु है, माइसिलियम जीवाणु वगैरह का वो भाग जो मेजबान के संपर्क में आता है, उनको क्या बोलते हैं अपन, इनोक्यूलम बोलते हैं। इनोक्यूलम मेजबान की सतह पर पहुंचता है। इनोक्यूलम का मेजबान की सतह पर पहुंचना क्या कहलाता है, सहसरण कहलाता है। फिर आती है प्री पेनिट्रेशन, बीजाणुओं का अंकुरन होता है, इसमें स्पोर जर्मिनेशन होता है, जर्म ट्यूब वगैरह है वो एप्रिसोडियम जैसे विशिष्ट प्रवेश होता है, वो संरचनाओं के अंदर प्रवेश होता है। उसके बाद में होता है वो पेनिट्रेशन होता है, यानी कि उसके अंदर है वो प्रवेश करते हैं। रोगजनक मेजबान के भीतर प्रवेश करता है, रोगजनक होता है वो मेजबान के भीतर प्रवेश करता है। ये 3 प्रकार से प्रवेश कर सकता है। यहाँ तो डायरेक्ट है वो सीधे प्रवेश करेगा, यहाँ पर किसी स्ट्रोमा वगैरह से प्रवेश करता है, यहाँ पर किसी घाव वगैरह से वो रोगजनक पौधे के अंदर प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद में वह इन्फेक्शन फैलाएगा।
प्रवेश के बाद रोगजनक मेजबान की संवेदनशील कोशिकाओं के संपर्क में आता है और उससे वो पोषक तत्व लेना शुरू कर देता है। फिर है वो वहां पर क्या करेगा, कॉलोनाइजेशन करेगा, यानी कि इन्वेशन करेगा। रोगजनक मेजबान के उत्तकों के भीतर फैलता है और फैला होता है वो कैसा होता है, इंटरसेल्यूलर होता है या इंट्रासेल्यूलर भी हो सकता है। फिर वो सिम्टम्स डेवलपमेंट करेगा, लक्षण प्रकट करेगा। उपापचय में गड़बड़ी और उत्तकों के नष्ट होने के कारण पौधे की बाहरी बनावट में परिवर्तन आते हैं, जैसे धब्बे वगैरह अपन को दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये होता है रोग का विकास। नेक्स्ट अपन बात करेंगे फंजाई या कवक में लैंगिक और अलैंगिक जनन। जो कवक होते हैं उसमें लैंगिक जनन के बारे में बताना और अलैंगिक जनन के बारे में बताना है। पहले अपन बात करते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की बात करें तो इसमें लिंगों का फ्यूजन नहीं होता है, संलयन नहीं होता है, आनुवंशिक रूप से जनक के समान ही होते हैं, क्लोन्स पैदा होते हैं। अलैंगिक जनन की विधि है खंडन, फ्रेगमेंटेशन। इसमें माइसीलियम है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर है वो अलग होकर नया कवक बना लेते हैं। फिर आता है फ्यूजन। फ्यूजन यानी द्विविभाजन। द्विविभाजन में क्या होता है कि एकल कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है, जैसे ईस्ट वगैरह। फिर होता है मुकुलन, बडिंग। मुकुलन में क्या होता है कि जनक कोशिका से एक छोटा सा बड निकलता है और जो बाद में है वो क्या कर देता है, अलग हो जाता है। स्पोर, अलैंगिक बीजाणु जैसे कोनिडिया हो गए, जू स्पोर वगैरह, ये फैल कर है वो बीजाणु का निर्माण करते हैं। फिर आता है अपना लैंगिक जनन। लैंगिक जनन तीन प्रकार होता है, प्लास्मोगेमी, कैरियोगेमी। प्लास्मोगेमी की बात करें तो दो नर व मादा जनन कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य का संलयन होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगेमी बोलेंगे। नर और मादा जनन कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य का संलयन होता है, उसको अपन प्लाज्मोगेमी बोलेंगे, जिससे द्विकेंद्र की है वो डाइकैरियोटिक अवस्था बनती है। फिर होता है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी में दो संगत केंद्रकों का संलयन होता है। क्या होता है, दो संगत केंद्रकों का संलयन होकर वो द्विगुणित केंद्रक बनता है। कैरियोगेमी में केंद्रकों का है वो संलयन होता है। और तीसरा होता है वो अपने होता है अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। द्विगुणित केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या का आधा करने का विभाजन होता है ये। नेक्स्ट है जीवाणु में आनुवंशिक पुनर्संयोजन या लैंगिक जनन की अवस्थाओं को बताना है। जीवाणुओं में जो लैंगिक जनन होता है वो कौन सी अवस्था से होता है, एक तो होता है कंजगेशन से, ट्रांसफॉर्मेशन से, और तीसरा होता है ट्रांसडक्शन। एक मिनट पानी पी लेता हूं। जीवाणु में जो आनुवंशिक पुनर्संयोजन होता है ये तीन प्रकार से होता है। एक तो होता है कंजक्शन, संयुग्मन, रूपा ट्रांसफॉर्मेशन, और तीसरा होता है ट्रांसडक्शन। रूपांतरण में क्या होता है, दो जीवाणु कोशिकाएं, एक होती है दाता एफ पॉजिटिव और दूसरी होती है ग्राही एफ नेगेटिव, सीधे है वो शारीरिक संपर्क में आता है। संयुग्मन में क्या होता है कि दो जीवाणु कोशिका, एक दाता जो एफ पॉजिटिव होती है और एक दाता एक होती है ग्राही एफ नेगेटिव, ये दोनों है वो सीधे संपर्क में आती है और अपने आनुवंशिक पदार्थों का है वो एक दूसरे में क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है। उसको अपन बोलते हैं संयुग्मन। और उनके बीच में एक संयुग्मन नलिका जो बनती है, जिससे क्या होता है, माध्यम दाता का प्लाज्मिड होता है डीएनए ग्राही कोशिकाओं में चला जाता है। एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, जब एक जीवाणु अपने आसपास के माध्यम से मुक्त बाह्य डीएनए को अवशोषित करके अपने जीनों में शामिल कर लेता है। ट्रांसफॉर्मेशन का क्या होता है कि जो मुक्त वातावरण के अंदर है वो डीएनए, जो मुक्त डीएनए होता है उसको ग्रहण कर लेता है। और ट्रांसडक्शन होता है वो किससे होता है, वो होता है बैक्टीरियोफेज के द्वारा होता है, जीवाणु भोजी से होता है। जी, एक इस प्रक्रिया में जीवाणु भोजी एक वाहक के रूप में वो कार्य करता है। एक जीवाणु के डीएनए खंड को दूसरे जीवाणु कोशिका के डीएनए के है वो अंदर भीतर दूसरी जीवाणु कोशिका के भीतर प्रवेश करवा देता है। अब है वायरस की संरचना। वायरस की संरचना की बात करें तो वायरस की संरचना के अंदर मुख्य दो आवरण होते हैं। एक तो होता है न्यूक्लिक अम्ल कोर, एक होता है कैप्सिड और लिफाफा या एन्वेलम। वायरस का आनुवंशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड कोर होता है। क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड कोर होता है। ये या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, दोनों एक साथ में कभी नहीं होगा। अधिकांश पादप विषाणुओं में केवल क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। कैप्सिड में बात करूं तो न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर पाया जाने वाला जो प्रोटीन का सुरक्षात्मक आवरण होता है उसको अपन कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सिड होता है ये छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसको अपन कैप्सोमियर कहते हैं। नेक्स्ट है अपना इनवेलोप।
इनवेलॉप की बात करें तो कुछ विषाणुओं में कैप्सिड के बाहर लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की एक दोहरी परत पाई जाती है। दो अधिकांश पादप वायरस होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है विषाणु क्या है, वायरस का ट्रांसमिशन के तरीके बताने अपन को। विषाणु की मैं बात करूं तो अपन ने पहली बात करती है इसका ट्रांसमिशन होता है वो या तो वो इंसेक्ट के द्वारा होगा, जैसे इंसेक्ट में होता है अपने एफिड, व्हाइट फ्लाई, लीफ होपर, इनके द्वारा है वो ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिशन का मतलब होता है एक पौधे से दूसरे पौधे में, रोग ग्रसित पौधे से संक्रमित, जो संक्रमित पौधा होता है, संक्रमित पौधे से स्वस्थ पौधे में विषाणुओं का कैसे जाते हैं, विषाणुओं का संचरण कैसे होता है, उसको अपन बोलते हैं। यहाँ पर यांत्रिक संचरण हो सकता है, वानस्पतिक परिवर्तन के द्वारा अपन कभी कभार क्या ग्राफ्टिंग वगैरह करते हैं, तब भी यह विषाणु है वो एक पौधे से दूसरे पौधे में चले जाते हैं। बीज और पराग कणों के द्वारा भी ये रोगों इससे विषाणु चले जाते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है पैथोजेनेसिस क्या होता है और पैथोजेनेसिस को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है उनके बारे में वो अपन को बात करनी है। अपन किसकी बात करेंगे, पैथोजेनेसिस की बात है वो करने वाले। एक मिनट में एक कॉल अटेंड कर लेता हूँ। अपन हम बात कर रहे हैं कि पैथोजेनेसिस और इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है। पैथोजेनेसिस का तो मतलब हो गया, अपन ने बात की थी कि पैथोजेनेसिस क्या होता है। पहले अपन ने डेफिनेशन में भी देखा था कि मेजबान पौधे के भीतर में रोग के प्रवेश को लेकर उनका पूर्ण विकास होता है, उसको अपन पैथोजेनेसिस बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं पैथोजेनेसिस, रोग का फैलना, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो प्रभावित करने वाले कारकों की मैं बात करूं तो तीन इसके मुख्य घटक होते हैं। क्या होते हैं, तीन इसके मुख्य घटक होते हैं। पहला है मेजबान संबंधी होस्ट फैक्टर्स। होस्ट फैक्टर में अपन को देखना है कि वो होना चाहिए सस्पेंसिबिलिटी, संवेदनशील है अगर तो सस्पेंसिबिलिटी उसके अंदर कितनी है, पौधा रोग के प्रति है वो कितना संवेदनशील है। आयु की बात करें तो कुछ पैथोजन युवा पत्तियों पर आक्रमण करते हैं जबकि कुछ परिपक्व भागों पर। प्रतिरोधक क्षमता, पौधों में उपस्थित भौतिक या रासायनिक जो रक्षा प्रणाली है वो प्रभावित करती है। रोगजनक से संबंधित कारकों की बात करें, वीरुलेंस, रोगजनक की शक्ति है वो पहुंचाने की क्षमता कितनी है। इनुकुलम की मात्रा। पर्यावरणीय कारकों की बात करें तो तापमान, आर्द्रता वगैरह होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जीवाणु भोजी की। किसकी बात करते हैं, बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं, जीवाणु भोजी की बात करते हैं। जीवाणु भोजी क्या होते हैं, ये विशेष प्रकार के वायरस होते हैं जो केवल जीवाणु कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। इनकी खोज है वो किसने की थी, FW वॉट ने की थी। जीवाणु भोजी की संरचना की बात करें तो इसमें से हेड होता है, ये बहुकोणीय संरचना वाला होता है। प्रोटीन का आवरण इसमें कैप्सिड से बनी होती है। एक पूंछ होता है जो सिर के नीचे एक बेलनाकार संकुचनशील आवरण है वो बनाता है। आधार प्लेट और पूंछ तंतु होते हैं, ये तंतु जीवाणु की सतह पर चिपकने में वो मदद वगैरह करते हैं। नेक्स्ट आता है अपना डिजीज ट्रायंगल, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा। डिजीज ट्रायंगल का क्वेश्चन है वो जरूर आएगा, आपको रोग त्रिकोण का क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। रोग त्रिकोण पादप रोग विज्ञान के ये सबसे मौलिक सिद्धांत है। यह दर्शाता है कि किसी भी संक्रामक पादप रोग का विकास तब भी संभव होता है जब तीन विशिष्ट घटक एक ही समय पर अनुकूल होते हैं। संवेदनशीलता, रोग की उग्रता और इसमें अनुकूल वातावरण है वो मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं वायरॉइड। वायरॉइड की मैंने अपन ने वो बात कर ली है कि वायरॉइड होता है, ये क्या होता है, इसके अंदर नग्न सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। इसकी खोज है वो टीओ डोजनर ने की थी। इसकी विशेषताओं की भी अपन ने वो डिफरेंट में वायरस और वायरॉइड की डिफरेंट में वो पढ़ लिया था। बीमारी क्या है, रोग के बारे में भी अपन ने वो पढ़ लिया था, डिजीज पढ़ लिया था कि किसी भी पौधे में है वो सामान्य कार्यों में रोगजनक या प्रतिकूल पर्यावरणीय कारकों के कारण उसके अंदर जो व्यवधान उत्पन्न होता है उसको अपन डिजीज बोलते हैं। अब डिजीज ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मुख्य क्वेश्चन आएगा कि प्रिंसिपल ऑफ डिजीज मैनेजमेंट, रोग नियंत्रण के कौन कौन से सिद्धांत हैं उनके बारे में बताओ। तो रोग नियंत्रण के सिद्धांत है वो अपने जरूर आएंगे, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। सबसे पहला है एक्सक्यूलेशन यानी बहिष्करण, सेकेंड है अपना इरेडिकेशन, थर्ड है अवॉइडेंस, फोर्थ है प्रोटेक्शन, 6 नंबर रेजिस्टेंस और 5 नंबर रेजिस्टेंस और 6 नंबर आता है वो अपने क्या आता है, थेरेपी आता है। क्या आता है, थेरेपी आता है। ध्यान रखना, एक्सक्यूलेशन, एरेडिकेशन, एवॉइडेंस, प्रोटेक्शन, रेजिस्टेंस और थेरेपी, ये होते हैं अपने 6 सिद्धांत होते हैं। पहला है एक्सक्यूलेशन या बहिष्करण, रोगजनक को किसी नए क्षेत्र या नए देश में प्रवेश करने से रोकना।
क्या रोगजनक को किसी नए क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने के लिए जो क्वारंटाइन नियम वगैरह बनाए जाते हैं वो एस्क्यूलेशन में आते हैं। इरेडिकेशन में मतलब होता है उन्मूलन करना, कि किसी क्षेत्र में पहले से मौजूद रोगजनक को उसके मेजबान सहित है वो उखाड़ कर नष्ट कर देना पूरी तरह से। एवॉइडेंस, एवॉइडेंस का मतलब होता है ऐसी कृषि गतिविधियों को अपनाना जिससे मेजबान है और रोगजनक का है वो आमना सामने नहीं हो, जैसे बुआई के समय में बदलाव वगैरह कर देना। प्रोटेक्शन, पौधे की सतह पर रासायनिक दवाओं का है और दवाओं का सुरक्षात्मक लेप वगैरह करना। रेजिस्टेंस है वो आनुवंशिक रूप से उन्नत रोग प्रतिरोधी किस्मों को लगाना। फिर आता है थेरेपी। इन सब के बाद में भी अगर पौधा संक्रमित हो गया है तो वो संक्रमित पौधे का है वो इलाज किया जाएगा। डेफिनेस और मैकेनिज्म के बारे में बताना है। पौधों में रक्षात्मक प्रतिक्रिया बतानी है। रक्षात्मक प्रतिक्रिया की मैं बात करूं पौधों के अंदर, तो पौधों में मनुष्य की तरह सक्रिय प्रतिरोधकता है, प्रतिरक्षा प्रणाली पाई जाती है, इम्यूनो सिस्टम नहीं होती है। पौधे होते हैं इनमें मनुष्यों की तरह है वो सक्रिय इम्यूनिटी सिस्टम नहीं होता है। फिर भी वे पैथोजन से बचने के लिए दो प्रकार की रक्षात्मक प्रणाली काम में लेते हैं, स्ट्रक्चरल डिफेंस और केमिकल डिफेंस। स्ट्रक्चरल डिफेंस होती है जो संरचनात्मक रक्षा प्रणाली होती है, ये पैथोजन को भौतिक रूप से प्रवेश में रोकती है। और रासायनिक प्रणाली होती है ये ऐसे प्रकार के फिनोल वगैरह टेनिन वगैरह का स्त्राव करते हैं जिससे वो पैथोजनों को फैलने से रोक देती है। प्रमुख पादप बीमारियों की व्याख्या के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट अपना है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। फर्स्ट अपनी क्या है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की मैं बात करूं तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का रोगजनक है वो है फाइटोप्टेरा इन्फेस्टेस। क्या है, फाइटोप्टेरा इन्फेस्टेस है जो ओमाइसीट्स कवक है। लक्षण है पत्तियों के किनारों पर जल युक्त भूरे काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। जो पत्तियों के किनारे होते हैं उनके ऊपर जल युक्त भूरे काले रंग के धब्बे दिखाई देंगे। नम मौसम में पत्तियों की निचली सतह पर सफेद रुई जैसी कवक की वर्दी दिखाई देती है। जब आर्द्र मौसम आ जाता है तो आर्द्र मौसम में पत्तियों की निचली सतह पर अपन को है वो कवक की वर्दी दिखाई देती है, कंधों को है वो चढ़ा देती है। रोगजनक नियंत्रण के लिए अपन को है वो मैंकोजेब वगैरह मेटल एक्सिल का छिड़काव करना चाहिए। अगला है अपना रस्ट डिजीज। रस्ट डिजीज होता है मुख्य रूप से पक्षिनिया के कवक के द्वारा होता है। किसे होता है, पक्षिनिया वंश के कवकों के द्वारा होते हैं। इसके नियंत्रण के लिए अपन को है वो प्रोपोकानाजोल का प्रयोग करना चाहिए। पत्तियों, तनों और डंठलों पर नीले और नारंगी रंग छोटे छोटे दानेदार फफोले बन जाते हैं। अगला है अपना जड़ गांठ डिजीज। जड़ गांठ सूत्रकृमि रूट नॉट निमेटोड। जड़ गांठ सूत्रकृमि की मैं बात करूं तो जड़ गांठ सूत्रकृमि होता है वो अपने मेलोइडोगाइनी कवकों प्रोटो सॉरी इसको निमेटोड के द्वारा होता है। मेलोइडोगाइनी निमेटोड के द्वारा होता है। छोटी छोटी है वो जड़ों के अंदर गांठें बन जाती है जिससे संवन तंत्र अवरुद्ध होता है और संवन तंत्र अवरुद्ध होने से पौधे को है वो भोजन वगैरह नहीं मिलता है जिससे पौधा पीला पड़ जाता है। नियंत्रण के लिए अपन को सोइल सोलराइजेशन करना चाहिए, कार्बोफ्यूरॉन का प्रयोग करना चाहिए। अगला है टुंडू और येलो ईयर रॉट ऑफ व्हीट। गेहूं का सेव रोग। गेहूं के सेव रोग की बात करूं तो एग्यूना टेल्टिसाई के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, एग्यूना टेल्टिसाई निमेटोड के द्वारा होता है और इसके साथ में क्लेवीबैक्टर टेल्टिसाई जीवाणु होता है इनके द्वारा होता है। एग्यूना टेल्टिसाई और क्लेवीबैक्टर टेल्टिसाई ये दो प्रकार के निमेटोड और जीवाणु होते हैं, इनके है वो सहसंक्रमण से होता है। इसमें वो अपन को है वो जल उपचार करना चाहिए, यानी कि इसको अपन को है 54 डिग्री सेल्सियस जल पानी को है वो गर्म करके 54 डिग्री सेल्सियस पानी को गर्म करके हॉट को गर्म इसको वाटर को हॉट करके उसके अंदर है वो 10 मिनट तक अपन को गेहूं के बीजों को रख कर फिर उनको है वो उगाना चाहिए। 20% नमक के घोल में है वो अपन को बीजों को डुबोना चाहिए। अगर मैं व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड की बात करूं, गेहूं के सफेद रोली रोग की बात करूं तो एलबुगो कैंडिडा रोगजनक होता है। इसका रोगजनक क्या होता है, एलबुगो कैंडिडा। एलबुगो कैंडिडा रोगजनक होता है। क्या होता है, सरसों के सफेद रोली रोग की बात करें तो सरसों का सफेद रोली रोग होता है। इस सरसों के सफेद रोली रोग का रोगजनक क्या होता है, एलबुगो कैंडिडा होता है। सरसों के सफेद रोली रोग का रोगजनक होता है वो अपने क्या होता है, एलबुगो कैंडिडा होता है। ये अपन को है वो ध्यान रखना है। और अगर अपन सरसों के वो जो सफेद रोली है इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें क्या होता है, पत्तियों की निचली सतह पर चमकीले सफेद रंग के छोटे छोटे क्या फफोले बन जाते हैं। पत्तियों की निचली सतह होती है उसके ऊपर चमकीले सफेद रंग के छोटे छोटे है वो चमकीले फफोले बन जाते हैं। नेक्स्ट अपना डिजीज आटा हुआ था विल्ट।
विल्ट की बात करें तो ये होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से होता है। किससे होता है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम कवक से होता है विल्ट। कवक जड़ों के माध्यम से वो प्रवेश करके जाइलम, जो जाइलम की वाहिकाएं होती है उसके अंदर है वो पूरी तरह से उसको जाम कर देता है, जिसके कारण पौधे की पत्तियां पीले पड़कर है वो नीचे से सूखना शुरू हो जाती है। इसके नियंत्रण के लिए अपन को ट्राइकोडर्मा विरिडी का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? ट्राइकोडर्मा विरिडी जो कवक होता है, जैविक नियंत्रण होता है, उसका उपयोग करते हैं। अगला है अपना तिल का फाइलोडी, फाइटोप्लाज्मा से होता है। इसके क्या करते हैं नियंत्रण के लिए? अपन है यहाँ तो रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देते हैं, या फिर अपन डाइमिथोएट का छिड़काव करते हैं। किसका छिड़काव करते हैं? डाइमिथोएट का छिड़काव करते हैं। ये फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है, जिसका वाहक होता है वो लीफ होपर होता है। अगला है अपना ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, धान का भूरा पत्ती धब्बा रोग। ये रोग होता है वो होता है बाइपोलरिस ओराइजी। यहाँ पर इसको अपन बालते हैं हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी से होता है। किससे होता है? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी से होता है, जिसको अपन बाइपोलरिस ओराइजी अपन वर्तमान में बोलते हैं। पत्तियों पर अंडाकार गहरे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। इसके कारण बंगाल के अंदर 1943 में वो विनाशकारी अकाल आ गया था। नियंत्रण अपन को है, नियंत्रण नाइट्रोजन युक्त उपयोग करेंगे और एडिपेनफॉस का उपयोग करेंगे। किसका छिड़काव करेंगे? एडिपेनफॉस। अगला है अपना गेहूं का रस्ट। क्या है? वेट रस्ट डिजीज। वेट रस्ट डिजीज की मैं बात करूं, गेहूं के रस्ट की बात करें तो गेहूं के रस्ट होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है ब्लैक रस्ट। कौन सा रस्ट होता है? ब्लैक रस्ट होता है। और ब्लैक रस्ट की अगर अपन बात करें तो ब्लैक रस्ट का रोगजनक होता है वो होता है पक्सिनिया गर्मिनिस टिर्टिसाई। ब्लैक रस्ट होता है वो पक्सिनिया गर्मिनिस टिर्टिसाई से होता है। येलो रस्ट होता है वो होता है पक्सिनिया स्टाइफॉर्मिस से। ब्राउन रस्ट होता है वो होता है पक्सिनिया रिकॉन्डिटा से। और अगला अपना गोल्डन निमेटोड होता है। गोल्डन निमेटोड जो आलू के अंदर होता है वो होता है ग्लोबोडेरा रोस्ट्रेटनेसिस, जो निमेटोड होते हैं उनके द्वारा होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मुख्य रोग, जो अपने पादप रोगों से संबंधित जो वैज्ञानिक है उनकी बात करें तो फर्स्ट आते हैं अपने केसी मेहता। केसी मेहता की बात करें तो केसी मेहता ने वो भारत में गेहूं के रोली रोग का है वो जीवन चक्र का अध्ययन किया था। भारत के वो अत्यंत प्रतिष्ठित पादप रोग वैज्ञानिक थे। इन्होंने वो साबित किया कि भारत के मैदानी इलाकों में अत्यधिक गर्मी के कारण कवक के बीजाणु जीवित नहीं रह पाते, और ये कवक गर्मियों में हिमालय और दक्षिण भारत की नीलगिरी की पहाड़ियों में ठंडे मौसम में जीवन यापन करते हैं। फिर अपने कैरोलस लीनियस, इन्होंने द्विनाम पद्धति दी थी। इनको अपन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, वर्गीकी का जनक भी है वो कहते हैं कैरोलस लीनियस को। इन्होंने द्विनाम पद्धति दी थी और बताया वैज्ञानिक नामकरण की है वो बताया था, जिसमें अपन फर्स्ट नाम है वो वंश लिखते हैं, सेकंड नाम जाति का लिखते हैं। फिर अपने रॉबर्ट कोच है वो, इनको अपन क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक बोलते हैं। माइक्रोबैक्टीरियोलॉजी के वो क्या है? माइक्रोबायोलॉजी के जनक है। इसको अपन है आधुनिक जीवाणु विज्ञान यानी कि मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी का भी क्या मानते हैं? जनक मानते हैं। कोच के सिद्धांतों की बात करें तो इन्होंने किसी विशेष सूक्ष्म जीव को है किसी बीमारी के सिद्धांत करने के 4 ऐतिहासिक नियम दिए थे। इस प्रकार से वो इन्होंने बताया कि संबंधित रोगजनक होता है वो हमेशा बीमार जीव में उपस्थित होना चाहिए, स्वस्थ जीव में नहीं। उस रोगजनक को बीमार जीव से अलग करके प्रयोगशाला में अपन वो शुद्ध रूप से उगाया जाना चाहिए। ये है वो अपने रॉबर्ट कोच के बारे में हो गया। तो ये अपन ने आज है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर ली कि अपने एग्जाम की दृष्टि से कौन से क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। मुझे आशा है कि आज का सेशन है जो आपके लिए बहुत ही शानदार रहा होगा। अपने दोस्तों के पास में इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए आज का सेशन आपको कैसा लगा। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप है वो मस्त रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।